तो वेलकम बैक टू इग्नू वाला दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू वाला में। BHDLA 136 आपको पता है इसका पेपर है आपका 5 तारीख को। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया है, ठीक है। और आपको पता है पहले हम प्रीवियस ईयर कराते हैं, उसके बाद क्लास लेते हैं। इसकी कॉन्सेप्ट क्लास एक तो मैंने बनाई है और एक और क्लास आपको मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर भी आपको लग रहा है नहीं सर हमें बिल्कुल भी नहीं आता, तो देखो कहीं ना कहीं कमी इसमें रही है आपकी। तो आगे से आप इस तरह की गलतियां ना करें। और जिसको भी कोई भी परेशानी है किसी भी तरह की, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इन दिनों कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कुछ नेगेटिव्स कमेंट कर रहे हैं, हम उनको एक सजेशन देते हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है आप हमसे जुड़े रहें। देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, हम पढ़ा रहे हैं या आप भी कुछ काम करते हैं, लेकिन हम उसे इम्प्रूव करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट का ये काम रहा होगा। फिर भी तो इस तरह की गलतियां आप ना करें, अन्यथा आपको फ्यूचर में कोई भी इग्नू की सेवा नहीं मिलेगी, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये सब आप जानते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आपकी क्लास की। BHDLA 136 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। जिसने पहले प्रीवियस से नहीं देखा होगा उसके लिए ये क्लास एकदम बेकार है, मैं पहले कह रहा हूँ, क्योंकि उसे यही नहीं पता होगा कौन से क्वेश्चन से सर क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं। तो इससे पहले आप BHDLA 136 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज को जरूर देखें, ठीक। क्योंकि ये कुछ इस तरीके से फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड लेवल पर आना। लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट यहाँ पर आ चुका है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसे ये लगेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ मॉडिफाई वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस आपको मेन चीज़ें समझाने की कोशिश की है। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है आपकी। और BHDLA आपको पता है इंग्लिश का जो सर ने आपको कोर्स कराया है इंग्लिश इन डेली लाइफ, उसमें लगभग सारी क्लास आपको सर करा चुके हैं। फिर भी आपको कोई परेशानी आती है, देखिए ये कुछ पेपर टिपिकल्स पेपर हैं, इनमें हम कितना भी पढ़ लें हमें ऐसा ही लगता है कि पेपर कठिन है। उसके लिए ही हम हर सब्जेक्ट्स के नोट्स यहाँ पर नहीं बनाते, आप सभी को पता है। जो सब्जेक्ट हमें लगता है कि बच्चा ऐसे नहीं कर पाएगा, हम सभी को अपनी हालत पता है। और अगर आपसे ही पूछा जाए इंग्लिश बोलने के लिए आप कितने तैयार हो, बेशक हम नोवेल्स पढ़ते, ट्यूशन पढ़ते, टेंस पढ़ते हैं, लेकिन रियल लाइफ इंग्लिश में कहीं ना कहीं घबराहट होती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी बात नहीं हमारे पास संख्याओं में लाइक 50 कोड हैं, हर किसी के नोट्स नहीं बनाते। हमें लगता है जिस पेपर में बच्चा फेल होने के जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे को, उसी में उसकी हेल्प करते हैं। बाकी आपकी अलग अलग सोच है कि नहीं सर आपको पता है, नहीं तो बनाने को इसके भी और हर सब्जेक्ट के हम नोट्स यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आपकी क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, आराम से इसे देखिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसे, ठीक। चलिए आप इसे पढ़ेंगे एक बार। शब्दों का अर्थ पक्ष क्या है, स्टार इस पे लगा लो, 2 लगा लो, चाहे 3 लगा लो। हर क्वेश्चन पेपर में इसके बारे में पूछा गया है, ठीक। और कुछ बच्चों की शिकायत रहती है, देखो हम एक्सपेक्टेड करते हैं, आपको पता है हम एग्जामिनर नहीं है, हम आपका पेपर नहीं बनाते। हमारा जो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो रहता है आपको प्रीवियस ईयर कराया जाए, और उसमें से 50% कंटेंट आपका फिक्स है ही है। लेकिन फिर भी कुछ नया ही हो जाए इस बार, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, हम अपना मैक्सिमम देते हैं। लाइक जैसे कहते हैं ना, आप अपना बेस्ट दो, रिजल्ट की चिंता मत करो, वही हम करते हैं। शब्दों का अर्थ पक्ष क्या है आप स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट बुक में से आपके लिए आंसर उठाया गया है, या वहां से नहीं देखा मैंने कुछ भी, लेकिन आपको मैं भी समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा। शब्द भाषा में अर्थवाहक होते हैं। आप सभी को पता है हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अब आपके सामने कुछ भी मैंने लिखा है, जैसे ये कीजिए, कीजिए का मतलब आप सभी को पता है करो या करना है या इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो हालांकि शब्द, पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, शब्द भाषा में अर्थ के वाहक होते हैं। दूसरा पॉइंट, मैं पॉइंट टू पॉइंट बना रहा हूँ कैसे लिखना है। शब्दों के माध्यम से हम अपने मन में निहित अर्थ को प्रकट करते हैं। लाइक आपके मन में जो भी बातें चल रही है, देखो एक व्यक्ति के मन में हजारों बातें चल सकती है, लेकिन उसे वो दूसरे तक कैसे पहुंचाए। क्या हमारे पास भी कोई डाटा केबल या ट्रांसमीटर है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाए? आप बोलेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी बातें आप तक पहुंचाते हैं। मेरे को जो पता है मैं आप तक कैसे पहुंचा रहा हूँ, शब्दों के माध्यम से। तो 2 पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट, ठीक, पॉइंट नंबर 3 आपका यहां से है, तीसरा पॉइंट। लेकिन शब्द और अर्थ का संबंध लगातार, लेकिन शब्द है आपका, शब्द और अर्थ, इनका संबंध तलवार और मयान की तरह नहीं है। हालांकि इससे आपको इतना नहीं समझना तलवार और मयान ये क्या है, ये आपका एक कंपैरिजन किया गया है। शब्द और अर्थ की दोस्ती आप इतनी पक्की मत समझना जैसे कि एक तलवार और एक मयान की होती है, इतना कोई इनका संबंध नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं आपको खुद ही बताता हूँ, एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा हो होमोनिम, होमोग्राफ, होमोफोन,
सुनाई एक जैसे देते हैं, स्पेलिंग अलग हो जाती है। स्पेलिंग एक जैसी होती है, सुनाई अलग अलग देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं स्पेलिंग भी एक जैसी होती है, सुनाई भी एक जैसे देते हैं, लेकिन मतलब अलग अलग हो जाता है। तो वही कुछ यहाँ पर बताया गया। देखिए तलवार और मयान की तरह नहीं है इनका संबंध, अर्थात हर शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें कहा जा रहा है, हर शब्द का एक ही अर्थ हो ये जरूरी नहीं है। हर शब्द का एक ही अर्थ हो, कहीं एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, कहीं 2-3 शब्दों का एक अर्थ होता है। अर्थ विज्ञान में हम भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए क्या पूछा था आपसे, शब्दों का अर्थ पक्ष। तो अर्थ विज्ञान में जो आपका अर्थ विज्ञान होता है उसमें आप क्या करोगे, भाषा के अर्थ पक्ष का अध्ययन करोगे। शब्द और अर्थ के संबंध पर विचार करने के लिए हम उन्हें निम्नलिखित 5 प्रकारों में व्यक्त करते हैं। देखिए शब्द और उसके अर्थ को समझने के लिए 5 भागों में उसे बांटा जाता है। पेपर में आप 5 नहीं लिखोगे, 2 या 3 भी लिख दोगे, आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। इतनी कहानी बताओ पहले आपको समझ में आई नहीं आई। शब्द आपको पता है भाषा के वाहक होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरी बात, आपके पास जो कुछ भी है दूसरे को कैसे दोगे, ऐसे थोड़ी ऐसे उठा के ऐसे दे दिया, नहीं। तो दूसरी बात यही है। तीसरी पॉइंट जो इसमें बात करता है, शब्द और अर्थ का संबंध ऐसा नहीं है कि तलवार और मयान की तरह। ये पॉइंट तुम नहीं भी लिखोगे फिर भी तुम्हें नंबर मिलेगा, मतलब इतनी इनकी गहरी दोस्ती नहीं है। आप सोचोगे जैसे रोटी और लाइक चकला और बेलन, कुछ भी एग्जाम्पल दे दो, दरवाजा और खिड़की, है ना, दरवाजा और कुंडी, तो यहाँ पर इसको ना भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। हर शब्द का अर्थ एक ही हो, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। हर शब्द का अर्थ एक हो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हो सकते हैं और ये देखा जाता है वो किस पर्पस में बोला जा रहा है। ठीक, कहीं एक शब्द के अनेक तथ्य होते हैं, 2-3 शब्दों का भी एक अर्थ होता है। अर्थ विज्ञान, इन सब का पता कैसे लगता है हमें कि एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, 3 या 4, ये हमें अर्थ विज्ञान पढ़ना पड़ता है। अर्थ विज्ञान में हम भाषा के विज्ञान जो है उसमें हम भाषा के पक्ष का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर, अर्थ विज्ञान में। ठीक है, शब्दों का अर्थ पक्ष पढ़ रहे हो ना, तो हम किस में अध्ययन करते हैं, अर्थ विज्ञान में। अर्थ विज्ञान में हम इसका अध्ययन करते हैं और वहां से हमें पता लगता है क्या इसका प्रोसेस है, कितने भागों में से बांटा जाता है। आपको एग्जांपल में भी दिखाऊंगा। ठीक, अर्थ विज्ञान में हम इसका अध्ययन करते हैं। शब्द और अर्थ के संबंध पर विचार करने के लिए हम उन्हें निम्नलिखित 5 भागों में बांटते हैं। मैंने अभी भी आपसे कहा पेपर में आप 3 एग्जाम्पल लिख दोगे, 2 भी लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। बस इतनी कहानी क्लियर कर दो। शब्दों का अर्थ पक्ष आपको समझ में आया। शब्दों का अर्थ पक्ष कुछ नहीं है, ये है बस हिंदी भाषा में शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ठीक, और उसके अलावा हर शब्द का मतलब एक ही नहीं होता। अर्थ पक्ष में तुमको ये समझ में आएगा, जब तो इसका नाम है शब्दों का अर्थ पक्ष। एक शब्द के कई मतलब होते हैं, ये तो मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा। चलिए, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, अपनी भाषा में तुम इसे जैसे मर्जी ट्रांसलेट करो। बस मैं इतना कहूंगा पेपर में लिख के आओ, खाली नहीं छोड़ना। रिपीट क्वेश्चन है, स्टार देख लो, 2 लगा लो चाहे 3 लगा लो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है समरूपी शब्द। समरूपी शब्द मीन्स होमोनिम। क्या है, होमोनिम। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ निकालते हैं। होमोनिम, आपने होमोफोन के बारे में सुना होगा। होमोफोन वो होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है। होमोग्राफ के बारे में आपने सुना होगा। मैं पूरा आपको थोड़ा बेस बना रहा हूँ, हालांकि होमोनिम का मतलब भी मैं बता सकता हूँ। होमोग्राफ वो होता है स्पेलिंग सेम होती है, अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे पर का मतलब पंख भी होता है नहीं होता, चिड़िया वाला पंख, जो चिड़िया उड़ती है पर, कहते हैं ना इसके पर काट दे, इसके ज्यादा उड़ रहा है। पर का मतलब लेकिन भी होता है। मैं वहां तो जाऊंगा, मैं पेपर देने तो जाऊंगा, पर मैंने तो क्लास देखी ही नहीं, तो वहां क्या लिखेगा, पर। तो पर का मतलब आप लाइक कंजंक्शंस आपने पढ़े होंगे ब्रेक लेने के लिए, ऊपर, पर का मतलब ऊपर भी है। हालांकि ये तो आपको पता है, ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, पर का मतलब ऊपर भी होता है। कल का मतलब होता है दूसरा दिन। जैसे कल मेरा पेपर है, कल मेरा, ये शब्दों का अर्थ पक्ष पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान से देखने से। कहने को बहुत आसान है, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए बहुत कठिन है। ठीक है, कल दूसरा दिन क्या होता है, आने वाला। मशीन, कल का मतलब मशीन भी होता है, चैन भी होता है। अब आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इंग्लिश में आपने सुना होगा कल कारखाने, सुना है ना, कल कारखाने। इन दिनों कल कारखानों की वजह से आदमी की महत्ता कम होती जा रही है। तो कल माने मशीन भी होता है। मगर मतलब लेकिन भी होता है। मगर मतलब मगरमच्छ भी होता है। तो तुमने यहाँ पर देखा एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हैं। कहीं तो तुम्हें 3 देखने को मिले, कहीं तुम्हें 2 देखने को मिले, और कहीं 2। हालांकि ज्यादा भी हो सकते हैं, पेपर में ऐसा मत लिख देना केवल 2 ही होते हैं, केवल 3 होते हैं, नहीं, एक से अधिक होते हैं। कुछ शब्दों के, ये देखो डेफिनेशन ये रही, कुछ शब्दों के
एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ये किस में पढ़ते हैं? शब्दों के अर्थ पक्ष में। चलिए, इसका प्रमुख कारण है भिन्न भिन्न स्रोत। स्रोत मतलब होता है दोस्तों सोर्स। सोर्स, जैसे कि मैं आपसे कहूं आप पढ़ाई करते हैं, मैं अपने पेपर की तैयारी करते हैं, मैं किन किन चीजों का यूज करते हो, तो आप कहोगे आपके सोर्स में गिनवा रहा हूं मैं एग्जांपल। आप कहोगे सर हम इग्नू वाला की क्लास देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। उसके बाद आप कहोगे सर हम लाइक नीरज पब्लिकेशन जो है आपका, नीरज पब्लिकेशन, इसकी बुक्स पढ़ लेते हैं। इसके अलावा कहोगे सर हम कहीं से नोट्स परचेज कर लेते हैं। ये आपके सोर्स हैं। किस चीज के सोर्स हैं? अपनी तैयारी करने के। लेकिन यहाँ पर आपकी बात आती है शब्दों की। शब्दों की सोर्स क्या हो सकते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात लगी। क्या लगी? बड़ी अजीब बात लगी। लेकिन आप सबको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, जो हमारी हिंदी भाषा है ये सारे वर्ड हिंदी के नहीं है। कम से कम 5-6 जगहों से लिए गए हैं। इसमें आपकी संस्कृत भी है, फारसी भी है, उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है। कई लाइक जैसे हमारा संविधान है ना उधार का थैला, हमारी भाषा भी इस तरीके से कई सारी भाषाओं को अपने अंदर संभाल लेती है। ठीक है, तो देखिए आने या बनने वाले, अब इसमें पढ़िए, इनका प्रमुख कारण है भिन्न भिन्न स्रोतों या प्रकारों से आने या बनने वाले शब्दों का एक जैसा लगना या लिखा जाना। इस बात को निम्नलिखित में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, मेल। मेल मतलब क्या होता है? मिलना, क्रिया या मित्रता। मेल अंग्रेजी का है। मेल मतलब जैसे आप जीमेल पर मेल करते हो किसको? उस पर लिखकर। तो देखिए अभी पहले का मतलब मेल मतलब क्या हो रहा था आपका? मिलना। जब तेरा मेरा कोई मेल ही नहीं तो शादी क्यों करेंगे? इसमें क्या कह रहा है? मेल। लेकिन दूसरा जब आप मेल पढ़ते हो तो ये जीमेल हो जाता है। एक ही शब्द चल रहा है यहाँ, ये आप क्लियर करते हुए रहना। दूसरा, बरस। संस्कृत में बरस मतलब होता है साल, इंग्लिश में ईयर। और एक बरस क्या होता है? तू मेरे ऊपर बिना बात के बरस रहा है। बरस मतलब बारिश में बादल के पर्पस में भी लगा सकते हैं, गुस्से के पर्पस में भी लगा सकते हैं। आम, संस्कृत में आम्र होता है और आम मतलब क्या? फल होता है। आम अरबी में साधारण या सामान्य। यार ये तो बहुत आम व्यक्ति है, इसके बस की बात नहीं है ये आईफोन खरीदेगा। भाई हम तो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं। अभी तो आम को आप फल बना रहे थे। क्या बना रहे थे? फल। फिर आपने उसकी तुलना किससे कर दी? व्यक्ति से कर दी। दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, शब्दों का अर्थ पक्ष कुल मिलाकर कुछ भी नहीं है। एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हैं। कारण मैं तुम्हें बता चुका हूं। जैसे आपकी पढ़ाई के कई सारे सोर्स हैं। हिंदी भाषा अपने आप में पूरी नहीं है, इसने कई सारे लैंग्वेज से कुछ वर्ड लिए हैं। उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो इसे कर लें आप एक बार, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आपने नोट्स बना लें। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा हिंदी ने कहाँ कहाँ से चीजें ली। हिंदी ने चाहे 500 जगह से चीजें ली हो, तुम सब याद नहीं कर पाओगे। मैं सारी 5 बताऊंगा आपको जो आपको पेपर में लिखनी है। पहले की बात करूं तो तत्सम। तत्सम आपके, दूसरा है आपका तद्भव, मैं बताऊंगा भी। तत्सम तद्भव। तीसरा है आपका देशज। क्या है? देशज। और चौथा है आपका विदेशज। विदेशज। ठीक, अब मैं इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। तत्सम जो है आपके संस्कृत के शब्द है। किसके? आपके संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में जैसे कि तैसे उठा लिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे हम आपको जीवन में आप क्या बोलते हो? माता, माँ को माता भी बोलते हो या माता श्री कोई माँ। और उसके बाद क्या, मैं वो बता रहा हूँ जो एज इट इज रखे हुए हैं। उसके बाद जैसे आम्र। ठीक है, कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो जाने अनजाने में पता भी नहीं है संस्कृत के, लेकिन हिंदी में एज इट इज यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तद्भव संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हमने चेंज कर लिए। हो क्या कर लिए? चेंज करके हमने हिंदी में डाल लिया, बदल लिया। तत्सम वो है जो संस्कृत में से ऐसा का ऐसा ही कॉपी का कॉपी हमने हिंदी में ऐड कर लिया। तद्भव वो है जो लिया तो संस्कृत से लेकिन थोड़ा सा बदल लिया हमने। ठीक है, जैसे माता को माँ कर लिया। ठीक है, पिता को पापा कर लिया। हालांकि आप बोलोगे सर ये वो है। उसके अलावा गुरुजी। गुरुजी क्या है? जो तुम गुरुजी करते हो चैट में, वो हिंदी का नहीं है। हिंदी में आपका क्या होता है? हिंदी में आपका शिक्षक होता है, शिक्षिका होता है। तो ये तो पूरे के पूरे एक बताओ, गुरु का हमने कुछ बदला? गुरु को गुरु ही कहते हो, वो संस्कृत है। ठीक, तद्भव वो होता है जैसे गुरु का आज तुमने मास्टर कर लिया या शिक्षक कर लिया, टीचर कर लिया। देशज वो है जो देसी भाषा के वर्ड है। देसी, लोटा। ठीक है, सिलौटी, हंसना मत इसे देख के। सिलौटी ये घर के शब्द है, तुम सबको पता है। लोटा क्या होता है, लोटी क्या होता है। ये देसी वर्ड है, हमने अपने देश में खुद बनाए हैं। ठीक है, अब ये हर स्टेट में बदल सकते हैं। हर स्टेट में क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं। राजस्थान के अलग हो सकते हैं,
ठीक है। और आपका दिल्ली के अलग हो सकते हैं, यूपी के अलग हो सकते हैं। ये देसी, विदेशी वो होते हैं, विदेशी में आपका चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फारसी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे आपका उर्दू हो, ठीक, चाहे आपका क्या हो, उर्दू हो। मैं आपको ये कह रहा हूं दोस्तों, देखिए आप 10 चीजें पढ़ने की जगह 4 पढ़ो। पेपर में तुम ये लिख दोगे ये भी बहुत है, स्रोत इसके बहुत सारे, मेरे हिसाब से आपके लिए 4 इनफ है। एग्जामिनर 4 देख के खुश हो जाएगा। एक एक एग्जाम्पल, और अंग्रेजी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तुम ये क्या करते हो, ये कहते हो तुम मास्टर, मास्टर कहते नहीं कहते, टेलर को कहते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है। और ये तुम स्कूल करते रहते हो, स्कूल ये अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में तुमने ले लिया नहीं लिया। दवाद, इंक पॉट को जिसे आप दवात कहते हो फारसी वर्ड है। जज्बा, ये सारे कौन से, विदेशी में कोई एक भाषा नहीं होती जो दूसरे देश से, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ठीक है, हालांकि चीन वगैरह को तो नहीं है, फारसी होगा और आपका यूनानी होगा, वहां से जो जितने भी विदेशी स्रोत है उनको ऐड कर लेना। मैंने लिए अंग्रेजी, फारसी और उर्दू, ठीक। तो ये 4 आप देख लो, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो अरबी हालांकि यहाँ पर ली गई है। अब बताओ आपको कोई परेशानी लग रही है इसमें? हालांकि जो भी डाउट रहेगा मैं पूरा भरोसा दे रहा हूँ आपका पूरा हो जाएगा। और देखो गलतियां मैं फिर कह रहा हूँ, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, आपकी तरह ही लाइक हम भी स्टूडेंट्स हैं और वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपसे थोड़े ऊपर लेवल के स्टूडेंट हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। शब्द वाला चल रहा है अभी, ये कंफ्यूज मत हो ना सारे के सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अभी आपको मैंने होमोनिम बताया ना। अब देखिए पर्यायवाची, सभी को पता है पर्यायवाची, जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है तो वह पर्याय कहलाते हैं। जैसे माँ कह लो, अम्मा कह लो, जननी कह लो, माता कह लो, मॉम कह लो, हालांकि सबका मतलब एक ही है। जैसे सूरज बचपन से याद है, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, आफताब तो नहीं पता था मेरे को, आज पता चला, ठीक। चंद्र को कह लो राकेश, मेहताब, चांद, निशाकर, कमल। हालांकि पर्यायवाची में तुम्हें ये वही है, शब्दों के सोर्स बता रहा है तुम्हें। होमोनिम में मैंने तुम्हें बता दिया, सुनने में एक जैसे लगते हैं, और क्या लिखा भी वो एक जैसा जाता है, लेकिन जिस जगह पे हम यूज करते हैं वो उसका सेंस बदल देता है, वो उसका क्या करता है, सेंस। जैसे तू तो पेपर देने जा रहा था पर तेरे पास तो एडमिट कार्ड ही नहीं, यहाँ पर का मतलब मैंने यूज किया एज ए कनेक्टर। पर कार्ड, इसके पर कार्ड बहुत उड़ रहा है। यहाँ पर का सेंस मैंने किस में यूज किया, गुस्से के सेंस में। इस पंछी के तो यार पर कटे हुए हैं, यहाँ पर मैंने पर का यूज किसके सेंस में किया, पंछी के। तो मैं आपको बता रहा हूँ होमोनिम्स में आप किस सेंस में यूज कर रहे हो वर्ड, वो बताता है। और जबकि पर्यायवाची में एक से अधिक हो सकते हैं। क्या कारण है, एक ही वस्तु के लिए इतने सारे शब्द, क्या हम इन शब्दों का समान रूप में कहीं प्रयोग कर सकते हैं? कुछ विद्वान मानते हैं भाषा वास्तव में पर्याय होती ही नहीं, हर शब्द अपना विशिष्ट अर्थ होता है। कुछ आपके राइटरों ने यह भी कहा है कि पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ना, सबका मतलब एक नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना, कुछ विद्वानों की बात नहीं माननी, सबकी माननी है। उनका कहना है हर शब्द का एक अलग सेंस होता है, वो तो हमने होमोनिम में अभी भी पढ़ा ही था, ठीक। हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। हम सूरज को डूब गया कहेंगे, दिवाकर को डूब गया, बोलचाल में हम इनमें से प्राय किसी एक शब्द को ही अपने व्यवहार के लिए लेते हैं। शेष शब्द शैलीगत हैं। उर्दू बोलने वाला आफ्ताब कहेगा, साहित्यकार इन शब्दों में अपनी रचना के सौंदर्य, देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब कोई राइटर बोलेगा, मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और जबकि कोई बढ़िया हिंदी की टीचर होगी, आज मैं आपकी क्लास लूंगी, वो अलग हो सकती है, सेंस अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके बोलने वाले के ऊपर, किसके ऊपर, बोलने वाला कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अभी भी बताया गया, अगर कोई उर्दू वाला व्यक्ति होगा वो सूरज को डूब गया नहीं कहेगा, वो कहेगा आफ्ताब, क्या कहेगा, उर्दू में कहेगा सूरज आफ्ताब हो गया। अभी पता लगा ये हमें, देखो वो कहेगा आफ्ताब डूब गया, ये रहा, यहाँ मैंने डूबने के सेंस में ले लिया, सूरज को आफ्ताब कहेगा, यहाँ पर मिस्टेक चेंज कर लेंगे आप, क्या है वो यूं कहेगा आफ्ताब छिप गया, तो सूरज को क्या कहेगा वो आफ्ताब, और साहित्यकार अलग कह सकता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। चलिए और आपका लास्ट, हालांकि इसमें 5 पॉइंट थे, मैंने आपको पहले कहा मैं सारे नहीं बताऊंगा। अर्थ पक्ष की डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद समरूपी बता देना। समरूपी दिखते भी एक जैसे हैं, स्पेलिंग भी एक जैसी होती है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर देख लो अर्थ अलग अलग होता है। उसके बाद मैंने आपको पर्यायवाची दिखाए, सिनोनिम। अब दिखाऊंगा आपको एंटोनिम, विलोम शब्द, और इसके 2 बचेंगे,
पढ़ने को मैं वो भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं मानता हूँ आसान आसान चीज़ें आप लिखो, लेकिन अगली क्लास में शायद तुम्हें वो मिल जाएंगे। चलिए, विलोम शब्द, इनसे तो आप सब अच्छी तरीके से परिचित हो। क्या होता है उल्टा किसी शब्द का। मैं अच्छा हूँ, तुम क्या कहोगे, तुम बुरे हो। तुम पढ़ते नहीं हो, आप कहोगे हम पढ़ते हैं। ये उल्टा है। विलोम शब्द होता है अपोजिट। जिस प्रकार समान अर्थ वाले शब्द पर्याय कहे जाते हैं, उसी प्रकार विपरीत मीन्स अपोजिट अर्थ वाले शब्दों को क्या कहता है, विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। अब तुम में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे, अगर उन्हें ये भी लिया है ना विलोमार्थी या विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं, पेपर में सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जबकि ये इतना सा सेंस है, विलोम कह लो चाहे विपरीतार्थी कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन जो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं तो विलोम पढ़ के आया था घर से। ठीक है, शब्द कहलाते हैं छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, अच्छा बुरा, अमीर गरीब आदि की कुछ विलोमार्थी शब्द है। क्या खट्टा मीठा, लाल हरा विलोमार्थी शब्द है? वास्तव में विलोम स्थिति नहीं है, यह अलग अलग स्वाद को सूचित करने वाले कुछ शब्द हैं। जैसे कभी कभार हम कहते हैं चाय वाय पी ले, लस्सी वस्सी लेके आऊं और ठीक ठाक है तू, तो ये पेड़ वाले शब्द हम घर में यूज करते हैं, ये विलोम नहीं होते। और भाई हमसे कोई हमारा दोस्त मिले, वीडियो सीडियो सही बननी है तेरी, तो पहले वाला वीडियो तो उसके काम का था, लेकिन सीडियो जो उनने बोला वो उसके काम का नहीं था। वो लाइक एक लय, एक रिदम को मानने के लिए हम कहते हैं, है ना, चाय वाय, दूध शूध, लस्सी वस्सी, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है तेरी, तो वो विलोम शब्द नहीं होते। ये उन वाला शब्द का पेयर है, कुछ खट्टा मीठा ले ले भाई, कैसे लाल पीला हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, ये विलोम नहीं होते, कंफ्यूज मत होना, ये पेयर बनाते हैं हम ताकि बोलने में थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। ये अलग अलग स्वाद को सूचित करते हैं। आपको ये देखना है अपोजिट सेंस बैठना चाहिए, ठंडा गर्म। अब कोई व्यक्ति बोले ठंडा वंडा है कुछ तुम्हारे पास, ठंडा वंडा कोई अपोजिट है ही नहीं, ठंडा और गर्म विलोम होगा। ठीक है, चलिए, तो जिनमें हर दूसरे का पूरक होता है, विरोधी नहीं है। इसी तरह रंगों में सभी एक समुच्चय के रूप में आते हैं, लाल पीला हरा आदि शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ क्षेत्र है, लेकिन लाल हरा का विलोम नहीं है। तो ये आपको मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। कभी कभार क्या होता है, दिक्कत ये देखिए, हमारी स्कूल एजुकेशन जो हुई है इतनी अच्छी नहीं हुई, कि यही कारण है कि आज हम विलोम शब्दों में भी अटक जाते हैं। अगर वो हाई लेवल का आ जाए तो हरा और पीला विलोम है ही नहीं, सबको बता दे। कुछ लोग पति पत्नी जैसे शब्दों को भी विलोम कहते हैं, जबकि पति और पत्नी, हालांकि कहोगे उसका उल्टा है। अब देखो, इसने पति पत्नी आदि शब्दों को विलोम कहते हैं, ये दोनों पति पत्नी के परस्पर संबंध को सूचित करते हैं। का खा का पति है तो खा का की पत्नी है, इन्हें द्वंद्ववाचक शब्द कह सकते हैं। द्वंद्व मतलब जिनमें किसी न किसी प्रकार की लड़ाई है या हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते, समस्या का कारण बना हुआ है। तो आपको मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, विलोम शब्द भी क्लियर हो गए होंगे। हर दिखने वाला शब्द विलोम नहीं होता। पेपर में एग्जाम्पल वो देना जो तुमने स्कूल में पढ़े थे। कौन सा एग्जाम्पल देना? स्कूल में। इस किताब में से एग्जाम्पल मत देना, गलती होने की संभावना रह जाएगी। अच्छा बुरा, दिन रात, है ना, गीला सूखा, ऐसा एग्जाम्पल दे देना। और विपरीतार्थक या विलोमार्थी शब्द देने पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब ही विलोम शब्द है। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं एंटोनिम। चलिए, टोटल 5 एक्सपेक्ट थे। मैंने आपको जो बताया एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। पहले मैंने आपको बताया समानार्थी, समानार्थी, ठीक। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? पर्यायवाची, ठीक, पर्यायवाची। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया? अभी अभी जो चल रहा है विलोम शब्द। 2 इसमें से और बचते हैं, अगली क्लास में या तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, मैं इसकी नहीं कह रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ पेपर में तुम ज्यादा कंटेंट ना पढ़ के थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ो। चलिए, और इंग्लिश में आपको बता देता ना मैंने, सिनोनिम, एंटोनिम एंड होमोनिम। चलिए, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और देखिए दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन है, इसे ढंग से पढ़ लेना। पहले बता रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन है, इसे ढंग से पढ़ लेना। जो मैंने इसमें पढ़ा है आपको, होमोनिम, सिनोनिम, एंटोनिम। इंग्लिश वाले को जिससे थोड़ी सी भी आती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक बना लेना अच्छे से। चलिए, ठीक, समरूपी या समानार्थी, इनको भी कंफ्यूज मत हो लेना। चलिए, अगले क्वेश्चन पे, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं? संपादकीय लेखन, स्टार लगा लो इस पे। क्वेश्चन रिपीट हुआ ये तुम्हारा, पहले से पढ़ लो ध्यान से, उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, यहाँ क्लास देने का मतलब ये नहीं होता जो प्रीवियस ईयर में आया वही बताऊंगा, मैं तुम्हें 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बताता हूँ। मेरा पर्पज ये है, उसमें विशेषताएं पूछ ले तो तुम विशेषताएं करके आ जाओ, उसके बारे में पूछ ले वो भी करके आ जाओ, ठीक। उसकी भाषा कैसी थी वो भी। मेरा मतलब है कुल मिलाकर आप क्वेश्चन को खाली मत छोड़ो। मैं इस पे वर्क करता हूँ, खाली ऐसे ही नहीं है पेपर को पूरा कॉपी कर दिया, एडवांस लेवल पर भी सोचते थोड़ा, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। चलिए, संपादकीय लेखन क्रॉस चेक कर लो। अब इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ क्या लिखना है, कौन होते हैं महाराज। संपादकीय लेखन का अर्थ देख लो। पहले
संपादकीय लेखन का शाब्दिक अर्थ है समाचार पत्र के संपादक। जो व्यक्ति आपके न्यूज़पेपर आपने देखे, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कितने भी हो सकते, जो उनके संपादक होते, जो उन्हें छापने वाले होते, के संपादक के अपने विचार हैं। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक प्रतिदिन ज्वलंत मतलब जलने वाले विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। संपादक प्रतिदिन किसी ज्वलंत समस्या या प्रमुख सामाजिक घटनाक्रम संपादकीय लेखन करता है। लेख में समाचार पत्रों की नीति, सोच और विचारधारा को प्रस्तुत करता है। संपादकीय लेखन के लिए संपादक स्वयं जिम्मेदार होता है। अब आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी बड़े क्रिमिनल के बारे में अगर कोई न्यूज़पेपर वाला छोटी मोटी रिपोर्ट छाप देता है, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, आपने मूवीज में भी देखा होगा, गुंडों को उसके ऑफिस में भेज देते, फिर उसकी पिटाई करवाते हैं, क्या ही पिक्चरों में आपने देखा होगा। तो संपादक उसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार होता है। पीके में भी आपने देखा था, जब वो न्यूज़ रिपोर्टर था जिसमें अनुष्का सेन काम करती थी, जब ऐसी न्यूज़ चल रही थी तो उन पर भी हमला हो गया था। ये सिक्योरिटी भी मांगते हैं, तो संपादक खुद जिम्मेदार होता है। लाइन यहाँ पर क्लियर कर लो। संपादकीय लेखन का शाब्दिक अर्थ है समाचार पत्र का जो संपादक होता है उसके अपने विचार, हालांकि उसके अपने नहीं होते, थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन होता है कि आसपास की सारी चीजों को वो देखता है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया उसका लिख दिया, थोड़ा बहुत उसे लॉजिकल भी सोचना पड़ता है दोस्तों, लॉजिकल है ना। ऐसा नहीं है कि उसका मन कर रहा है कि सरकार गंदी है तो उन्हें लिख दिया, चारों तरफ देखेगा, सबकी सुनेगा, फिर लिखेगा। हालांकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि संपादकीय लेखन का शाब्दिक अर्थ संपादक के अपने विचार। प्रत्येक समाचार पत्र में संपादक प्रतिदिन ज्वलंत मतलब आपको एग्जांपल दो, कुछ सेंसिटिव टॉपिक हो सकते हैं, जैसे धर्म हो सकता है, राजनीति हो सकती है, एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना, रूढ़िवादिता हो सकती है। ज्वलंत विषय हैं। इनमें से एक के ऊपर अगर हम भी बोल दें, आप सबको भी, कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है, कमेंट में आप लिख देते हो कि सर आप ये क्या बोल रहे हो। हालांकि हम आपको समझा के थक गए, हमारा पर्पस ये नहीं होता किसी को भी किसी भी तरह की बात का आपको बुरा लगे, ऐसी बात हम नहीं करते, ठीक है। ज्वलंत विषयों से लिखने पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक। विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते समय संपादक प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामाजिक, सामुदायिक या कैसी समस्याओं से उसे गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो मन आया लिख दिया, ऑफिस से बाहर निकलते ही उसकी रियल लाइफ शुरू हो जाती है। और कुछ लोग तो आपको पता है इतने गुस्से वाले होते हैं, अगर उसको कुछ भी उसकी धर्म समुदाय के बारे में हो तो लोग खून तक कर देते हैं ऐसे मामलों में। तो संपादकीय लेखन कहीं ना कहीं किसी ज्वलंत समस्या या प्रमुख घटनाक्रम का संपादकीय लेखन है। लेख में समाचार पत्रों की नीति, सोच, विचार प्रस्तुत करता है, वो व्यक्ति कहलाता है आपका संपादक जिसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। चलिए, संपादक का अर्थ पता चल गया आपको। संपादकीय लेखन क्या है, अब आप लेखन पे आ जाइए। पहले मैंने संपादक का अर्थ बताया था। समाचार पत्र का संपादक प्रतिदिन देश की ज्वलंत समस्याओं, घटनाओं पर संपादकीय लेखन करता है, पहला पॉइंट। अब मैं आपको पॉइंट बनवा रहा हूं, यहां से लिखना। दूसरा पॉइंट, संपादक द्वारा लिखे गए लेख, व्यक्त विचार किसी सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक ज्वलंत समस्या पर समाचार पत्र की नीति प्रकट करता है। अब उसका जो टॉपिक होता है, देखो मैंने अभी बताया था, राजनीति हो सकता है, धर्म हो सकता है, उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या जो हमारे देश में चल रही है, जिस भी प्रकार की गतिविधि चल रही है उनके ऊपर ही तो लिखेगा वो। ऐसा थोड़ी कि चाइना के बारे में न्यूज़ देगा, नहीं। अगर चाइना से लड़ाई होगी तो जरूर लेगा। अतः संपादकीय लेख वह लेख है जिसमें समाचार पत्र के संपादक का अपना नजरिया दिखता है। संपादकीय लेख वास्तव में अखबार के संपादक द्वारा लिखा जाना चाहिए। ये कह रहा है लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर ये लाइन वही बात कह रही है। पूरा का पूरा संपादक जिम्मेदार नहीं होता, चारों तरफ की चीजों को देख कर लिखता है। यूं नहीं उसके मन में चल रहा है कि हमारे देश में जनसंख्या जादू से बढ़ रही है तो उन्होंने लिख दिया, सबको पता है लॉजिक बात है क्यों बढ़ रही है। अखबार के संपादक द्वारा लिखा जाता है, परंतु अधिकार लेख उप संपादक या अन्य ही लिखते हैं। पर अधिकतर लेख कौन लिखता है? उप संपादक। यहाँ पर ये लाइन क्लियर हो गई है, उनकी पूरी की पूरी टीम होती है, एक व्यक्ति का काम नहीं होता। लेकिन उप संपादक द्वारा लिखे गए लेख को एक बार अवश्य संपादक पढ़ता है, उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन होता है मेरे दोस्तों, चेंज। क्या होता है? चेंज या बदलना। आपको पता है गलती से अगर जूनियर आपका कुछ गलत कर देता है तो उसका जो टीम लीडर होता है या सुपरवाइजर होता है उसमें करेक्शन कर देता है, आगे तक रिपोर्ट नहीं भेजते, एक फाइनल ड्राफ्ट होता है। आप में से कुछ लोगों ने भी जीवन में कुछ काम करेंगे, जैसे आपके मम्मी पापा कहेंगे एप्लीकेशन लिख, तो वैसे अपनी एप्लीकेशन तो हम डायरेक्ट कॉपी पे लिखते हैं, पहले हम उसे रफ पेपर पे लिखते हैं, फिर उनको पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसे व्हाइट पेपर पे एकदम फेयर पेज पे लिखते हैं। तो पढ़ने से पहले उसको एक बार चेक भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, समाचार पत्र का संपादक प्रतिदिन देश की ज्वलंत समस्याओं से लिखता है। यूं आप अपनी भाषा में लिखना आराम से। संपादक द्वारा लिखे गए लेख
व्यक्ति के विचार सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर ऊपर हो सकते हैं। दूसरा, संपादक जो लेख लिखता है उसमें उसके खुद के अपने विचार होते हैं, ये लाइन भी लिखना। उसके बाद उन लेखों को प्रकाशित या छपने से पहले उप संपादक द्वारा चेक किया जाता है। उप संपादक द्वारा चेक किया जाता है, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसमें संशोधन या चेंजेस किए जाते हैं। चेंज करने के बाद आपको सुबह मिल जाते हैं चाय के साथ पढ़ने के लिए अखबार। चलिए 2 पॉइंट पढ़ा दिए। संपादकीय लेखन का अर्थ क्या है, संपादकीय लेखन क्या है, ठीक अर्थ बताया था। संपादकीय लेखन की विशेषता है, अब विशेषता देख लो, क्वालिटी देख लो थोड़ा, है ना, कुछ भी आ सकता है पेपर में। चलिए पहला पॉइंट, संपादक द्वारा लिखा गया लेख अधिक बड़ा ना हो, अधिक छोटा ना हो। अब भाई ज्यादा ही बड़ा पॉइंट दे दिया, पता लग रहा है चाय के 1 कप की जगह चाय का 1 लोटा खत्म करना पड़ जाए, तो इतना भी बड़ा लेख नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। पहला पॉइंट। एक आदर्श संपादकीय लेखन 800 से 1000 शब्दों, यहाँ पर लिमिट भी दी गई है दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 800 से 1000 शब्दों के बीच में होना चाहिए। कितना, ये दूसरा पॉइंट कह रहा है। तीसरा, लेख का विषय प्राय ज्वलंत समस्याओं या तत्कालिक घटनाक्रम से लिया होना चाहिए। आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो आपकी सेकंड वर्ल्ड वार है उसके ऊपर न्यूज़ आ रही है, तो आप बोलोगे बेवकूफ़ है क्या, करंट की सिचुएशन क्या है ये बताना। तो यही लाइन यहाँ पर कह रही है, ज्वलंत या जो करंट में चल रही है या तत्कालिक घटनाक्रम से लिया गया है। आपको बात करूं जैसे कि थोड़ा आदि पुरुष को लेकर, या आपको पता है कल जो दिल्ली का भजनपुरा है वहां से एक टेम्पल वगैरह हटा दे गया, तो एक करंट की खबरें हैं। या इन दिनों जो IAS हमारे वायरल हो रहे हैं, PCS में जिन्होंने अपनी वाइफ को एक एग्जाम दिलवाया था, तो ये ज्वलंत समस्याएं आप सभी को पता होगी। तो ऐसे को पूरे सोशल मीडिया पर, अखबार में बुरी तरीके से ये चीजें आ रही हैं, ठीक। विशिष्ट समाचार या समसामयिक घटना को भी संपादकीय अग्रलेख का आधार बनाया जा सकता है। विशिष्ट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। संपादकीय लेख संक्षिप्त होते हुए भी अपने आप में पूर्ण होते हैं। संपादकीय लेख अभी आपको वर्ड लिमिट बताइए, 800 से 1000 वर्ड होने चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है वर्ड 800 से 1000 हो गए, लेकिन वो बेचारा पूरा कर ही नहीं पाया, पूरा का पूरा उसे बताना पड़ेगा उन्हीं वर्ड में। जैसे आपको पेपर में भी तो वर्ड मिलती है 500 शब्द, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 500 शब्द में उसे सारी चीज बताओ। ऐसे थोड़ी है खाली एक ही चीज बता के आ जाओगे। तो यही कह रहा है अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। समाचार पत्र के नीति निर्धारक तत्वों में संपादकीय लेखन जुड़ा होता है। समाचार पत्र अपनी नीति के अनुरूप ही टिप्पणी करता है। मैं आपको सही बताऊं, पेपर में आप 5 से 7 पॉइंट लिख देना और थोड़ा बड़ा बड़ा कर करते रहना। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैंने चाहे यहाँ पर 10 या 50 पॉइंट लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो PPT तैयार करी है, पेपर में तुम्हें लिखना है, याद करना है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 5 पॉइंट लिख सकते हो, 5 लिखो, 10 लिख सकते हो, 10 लिखो। मैं तुम्हें पॉइंट दिखा रहा हूँ, अपनी मर्जी से छांट लो, जैसे कहते हैं नहीं अपनी मर्जी से देख ले। अब देखो पॉइंट देख लो, मैं आपको क्लियर करवाते हुए चल रहा हूँ। संपादक का पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अपने लेखन तटस्थता और निरपेक्षता से करनी चाहिए। अब किसी संपादक की कोई सोच है कि भारत में धर्म के ऊपर लड़ाई होती रहती है, बचपन में उन्होंने किताबों में पढ़ा, यहाँ पर आपको पता है। अब वो जो उसकी पहली सोच थी ना, उसे उसको छोड़ना पड़ेगा, जो करंट की मॉडर्न सोच है उसे अपनाना पड़ेगा। वह संपादक के पूर्वाग्रह से मुक्त हो। अब ये बात है, आपको बना तो दिया IPS, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि सब रिश्वत लेते हैं। भाई वो तुमने पढ़ा था, बचपन में देखा भी था, लेते भी होंगे, लेकिन अब तुम्हें इस सोच से मुक्त होना है, तुम्हें ईमानदार बनना है। तो वो क्या होना चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए उसे, और तटस्थ और निरपेक्षता से काम करना चाहिए। विश्वसनीयता, आत्मनिर्भरता, रोचकता जैसे गुण संपादकीय लेखन में होने चाहिए। बताइए सबसे जरूरी बात इस न्यूज की, किसी भी चीज की क्या होती है, ट्रस्ट। इन दिनों आपको पता होगा हमारे युवा भर भर के, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि गोदी मीडिया सब लिखते रहते हैं। उसका कोई ना कोई कारण होगा, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, या किसी के द्वारा ये एक अभियान चलाया जा रहा है, सच्चाई हम सबको पता है, तो ये क्यों लिखते हैं। गंभीर विषय का संपादन भी सरल सहज भाषा शैली में होना चाहिए। अब कोई बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन हो, हालांकि कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन किसी ना किसी न्यूज़पेपर या किसी टीवी चैनल ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। हमें सबको पता है चीन के वुहान नाम के ये एक लैब है, वहां से फैला और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गया। हम सबको पता है कोविड, और कोविड क्या था, हमें वैक्सीन के नाम भी पता है, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, फाइजर, है ना, और कितनी डोज होती हैं इसकी, सबको सब पता है। लेकिन ये किसका कमाल है, ये सरल सहज भाषा का कमाल है। आलोचनात्मकता शैली में लिखा गया संपादकीय लेखन पाठकों को अधिक रुचिकर लगता है। आलोचनात्मक, लाइक किसी चीज की अगर कमी दिखाई जाए तो न्यूज वो पढ़ने वालों को मजा आता है, ये तो है ही, कमी
कमी देखने में तो तुम सबको मजा आता है, तुम सब छोड़ो, अगर हमसे ही कभी कोई गलती आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप सबको पूरी क्लास 25-30 मिनट 50 मिनट में अच्छा ही नहीं दिखेगी, कमी पे आप तुरंत कमेंट करते हो। हालांकि हम इसके लिए आपको वेलकम करते हैं, लेकिन आपको भी एक अच्छे संपादक की तरह आपकी भाषा को मर्यादित रखना पड़ेगा, अन्यथा संपादक जैसे उसे निकाल देते हैं, हम आपको पता है हम भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। मर्यादा में रहकर ही आप कमेंट करें। तो कुल मिलाकर वही है कि आलोचनात्मक शैली तो तुम भी यूज करो, हम फीडबैक लेंगे, लेकिन गलत तरीके से मत दो। चलिए अगला पॉइंट, ये देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं और मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर में तुम्हें जो अच्छा लगे वो लिखना, जरूरी नहीं है मैं जो बता रहा हूँ वही लिखो, बताऊंगा लेकिन सारे तुम्हें, ठीक है। आलोचनात्मक शैली बता दी थी, जिसमें विषय के गुण दोष पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के बारे में लिखा होगा। प्रत्येक संपादक की अपनी शैली होती है, अपनी शैली में संपादक लेख लिखता है। आप सभी को पता है एक ही न्यूज़ होती है, आपको पता है यूक्रेन रशिया का युद्ध तो एक ही जगह चल रहा है, लेकिन अलग अलग न्यूज़ चैनल पे अलग अलग प्रेजेंटेशन, अलग अलग VFX, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है। हालांकि न्यूज़ तो एक ही है, मैन पॉइंट सेंटर पॉइंट तो वॉर ही है, लेकिन अलग अलग है, सबका तरीका प्रेजेंटेशन का दिखाने का अलग है। चलिए, संपादकीय लेखन में निर्व्यक्तित्व होकर लिखे जाने चाहिए और व्यक्तिगत आपेक्ष से मुक्त हो। ठीक, समाचार लेखन की भाषा से संपादकीय लेखन की भाषा भिन्न होती है, ठीक है, उसकी अपनी शैली है, किंतु भाषा कठिन न होकर पाठक की समझ में आनी चाहिए। एक उत्तम संपादकीय लेख पाठकों के विचारों को उत्तेजना उत्पन्न करता है, मतलब जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हो उससे आप उत्तेजित हो, कुछ आपको फील होना चाहिए, ऐसा नहीं है बस 2-4 लाइन पढ़ लिया। उस समस्या के बारे में अगर आपका अखबार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो समझ लो उत्तेजित है और बढ़िया है। उन्हें विषय पर सोचने और अपने विचार व्यक्त करने की सहायता करना चाहिए। यही कारण है कि राजनीति को सबसे सेंसिटिव टॉपिक कहा जाता है। कैसा सेंसिटिव? आप सभी देख लो, आप सब तो स्टूडेंट हो, लेकिन हम किसी भी अगर पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, आप सबका और दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबको गुस्सा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं आप सबकी कह रहा हूँ, तो ये लाइन इसी बात को कह रही है कि उन्हें सोचने और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने में सहायता करता है। तुम सभी सोचो, हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, यह हमें पता है। भारत में राजनीति की बात करें तो आम लोगों का उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी लोग अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और पागलों की तरह चल देते हैं पीछे। कहते नहीं है कि भेड़ चाल, वो वाली चाल चलते हैं। चलिए, और आपके लास्ट पॉइंट जो बचते हैं ये 2, हालांकि एक आध स्किप हो गया होगा। संपादकीय लेख सबसे महत्वपूर्ण, समाचार पत्र केंद्रीय भाव सबसे लिखा जाता है, उसके बाद संपूर्ण समाचार पत्र का विस्तार किया जाता है, अंत में अपना विचार और निष्कर्ष दिया जाता है। उसमें कंक्लूजन, जैसे कहते हैं कंक्लूजन, तो एंड में बताया जाता है कि ये संवाददाता की ये उसको जो जानकारी मिली उसकी समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। मैंने आपको बताई ये विशेषताएं, एक बार दोबारा कहूंगा, अगर वर्ड लिमिट इसमें ज़्यादा आ जाती है ना, तुम पहले अर्थ बताना, पहले उसका अर्थ बताना, फिर उसके काम बताना, फिर उसकी विशेषताएं बताना। दोस्तों ग्रेजुएशन का पेपर है, अगर खाली ये आ रहा संपादकीय लेखन का अर्थ क्या है, तुम एक पेज में ही आंसर दे दोगे, लेकिन तुमसे क्या रहेगा 500 शब्दों में बताएं। तो यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करनी है। अर्थ बता दिया, उसका लेखन क्या है, अर्थ के बाद उसे ये बताओ लेखन क्या है, उसके बाद विशेषताएं बता दो। बताओ 500 वर्ड होंगे नहीं होंगे? थोड़ा बहुत अपनी डेली लाइफ की चीज भी इसमें इंक्लूड कर देना, गाना वाना नहीं, इसी से रिलेटेड चीज होनी चाहिए। चलिए, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 2, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। शब्दों का अर्थ पक्ष मैंने बता दिया, दूसरा संपादकीय लेखन बता दिया, और अब तीसरा पॉइंट आओ, ये बोल बोल के थक गया तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया, अब मैंने ले ही लिया। अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, ठीक। औपचारिक मीन्स फॉर्मल, अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल। चलिए, अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं, कौन होते हैं मेरे दोस्तों? आपके रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार रिलेटिव्स होते हैं, उनको भेजते हैं कैसा पत्र? हम उनको भेजते हैं हम अनौपचारिक, या फैमिली मेंबर्स को आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं वो कौन से होते हैं? अनौपचारिक। इसकी यही ट्रिक है और कुछ नहीं है। पेपर में भी लिखते थे मेरे प्रिय, उन्हें आशा है कि तुम अच्छी तरीके से पढ़ रहे होगे, पूरे साल तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा और आखिर में तुम यूट्यूब चैनल से तैयारी कर ही लोगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार तुम ऐसा काम नहीं करोगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे। ये आपके लिए था, ठीक है मेरे प्रिय अनुज। यहाँ पर होता है भेजने वाले का पता। अब जो भेज रहा है उसे अपना एड्रेस भी देना पड़ता है,
अपना एड्रेस देना पड़ता है ना, किसने भेजा है। अब मेरे प्रिय अनुज जिसका भाई पढ़ रहा है उसे यही नहीं पता भाई ये भेजा किसने है, मेरे प्रिय अनुज, ठीक, तो भेजने वाले का पता, उसे थोड़ा वो भी करोगे ना, प्यारे भाई या चिरंजीवी, अभिनंदन, जो भी है। उसके बाद तुम्हारा पत्र मुझे मिला, तुम्हारा पत्र मुझे मिला, तो मैं अर्थ है कि परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं वह संतोषजनक नहीं है, यहाँ पर कमी बताई गई है। तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। समापन तुम्हारा भाई, भेजने वाले का नाम, तो यह है आपका एक, मैंने जो आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको भेजने वाले का है। और लेटर के ऊपर किसका होता है, लेटर के ऊपर किसका होता है, जिसे आपको जिसे आपको भेजना है, ठीक, ये वो है भेजने का पता अंदर होता है। हालांकि लेटर्स के कवर पे भी ऊपर लिखा जाता है, ऊपर फिर नीचे वो जहां से आया है। ये प्रोसेस आपने देखा होगा, हालांकि पेपर में इतना डीप नहीं पूछेगा। सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज यहाँ होंगे औपचारिक अनौपचारिक में। तो फैमिली की बात आए तो अनौपचारिक याद रखिए आप, फैमिली की बात आए, रिश्तेदार की बात आए, शादी कर लो, पार्टी कर लो, जन्मदिन कर लो, रिंग सेरेमनी कर लो, सगाई कर लो, है ना, घर का पूजन कर लो, जागरण करवा लो, कीर्तन करवा लो, हाउस रिनोवेशन करा लो, सब में कौन सा पत्र चलेगा, फैमिली वाला चलेगा, अनौपचारिक चलेगा, ठीक। यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, प्रिय भाई, मेरे गोल मटोल भाई, मेरे अच्छे भाई, तुम अच्छे हो, मजे से खेल रहे होगे। लेकिन गवर्नमेंट भाषा, गवर्नमेंट पर्पस के लिए या जॉब्स पर्पस के लिए ऐसे लेटर नहीं चलते। उसका एक सिक्वेंटिक बेहतरीन सा कुछ कंटेंट होता है, हालांकि अच्छा तो ये भी होता है। चलिए, औपचारिक क्लियर हो गया आपको। अब दिखाता हूँ अनौपचारिक। स्कूल वाले लिया है मैंने, ज्यादा कठिन नहीं लिया। जो आप कैसे लिखते हो, जो आप लिखते हो आपका आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ फैमिली, एक होता है फैमिली, ये होता है आउट ऑफ फैमिली, लिख सकते हो उसे, या आप क्या लिख सकते हो, अदर। आउट ऑफ फैमिली में दोस्तों को मत रख देना, दोस्तों को भी आपका इनफॉर्मली चलता है, ठीक। तो कुल मिलाकर जो आपका ऐसा हो, अगर वहां पर गलती हुई तो आपको हानि हो सकती है, आपकी रेपुटेशन पे असर पड़ सकता है, ऐसे सोचो। ये देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, स्कूल का ये, मान्यवर महोदय, मैं आपके विद्यालय में, ये होता है। अभी आप ये बताइए, मान्यवर वगैरह आपने अभी छोटे भाई को लिखा था, नहीं लिखा था। आज्ञाकारी वगैरह लिखा था, नहीं लिखा था। इसकी बहुत अच्छी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके घर में आपसे बड़ा भाई है, आप उसका नाम ले लेते हो, नहीं लेते, आपकी बड़ी बहन है, लेकिन वही बड़ा भाई या बहन आपका ना होकर कहीं बाहर ट्यूशन का हो या गली में हो, तो आप उसे भैया कहते हो। ये बहुत बड़ी बात है, सुनने में तुम्हें अजीब लगेगी। तुम्हारे घर में 25-30 साल का आपका भाई या बहन है, 22 का, तुम उसका नाम लोगे, और लेकिन उसी उम्र का लड़का अगर कोई बाहर है या लड़की बाहर है तो आप उसे दीदी या भैया कहोगे। यही बहुत बड़ा फर्क है औपचारिक अनौपचारिक का। घर में तो हमारे लिए सब आम होती है, क्योंकि हमारा ही घर है, हम उससे तू तड़ाक भी कर ले, लड़ाई भी कर ले, कैसे भी बोल ले, वो चलेगा। लेकिन बाहर आके आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमन, एक अच्छा इंसान के दिखावा करना पड़ता है कि हाँ भाई साहब या भैया मेरा आप ये काम कर दो। आपको रिक्शे वाले से लेकर चाय वाले को भी भैया कहना पड़ता है, और आप जी भी कहोगे, यस भी कहोगे। लेकिन वही घर में जो हमारे माँ बाप हैं या फैमिली मेंबर हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट हमारे लिए ना के बराबर होती है। चेक कर लेना, आप सब खुद सोच लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। चलिए, आउट ऑफ फैमिली ये मैंने आपको बता दिया। ये पूछा गया आपसे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपसे, अंतर स्पष्ट करने की है तो भी लिख देना, और जो अगली क्लास होगी उसमें आपको बताएंगे हम, ठीक। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में आप अंतर स्पष्ट कर लेना, ठीक। ऐसे करके बॉक्स बनाना और बताना, औपचारिक अनौपचारिक। अनौपचारिक ये अपने परिवार के लोग सदस्यों के लिए लिखा जाता है, ये कार्यस्थल के लिए लिखा जाता है, ठीक। इसमें भाषा का हम आम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भाषा का एक अच्छा प्रयोग हमें करना पड़ता है। आपको पता है, एक जो लिखेगा इस बॉक्स बनाने से 2 फायदे होते हैं। ये तो हमेशा मान के चलिए पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चलता है। स्कूल में ऐसे ही करते थे हम सब, लेकिन अब बड़े हो गए, सब भूल गए। चलिए अगली तरफ आते हैं, हम 2 हो गए, ठीक है। अब आपको पूछा होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको क्या है। शब्दों के स्रोत आपसे पूछा गया, ये शब्दों के विभिन्न स्रोत या सोर्स। ये क्वेश्चंस आपका है, पूछा गया है, ठीक। तो ये वाला आपका है क्वेश्चंस, शब्दों के विभिन्न स्रोत या सोर्स। अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, ऊपर भी मैंने पढ़ाया था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कहीं ना कहीं शब्दों के स्रोत यहाँ भी यही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग से भी आपको बताना। अगर आप उस क्वेश्चन को इसमें ऐड कर देंगे, आपको नंबर पूरे के पूरे ही मिलने वाले। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्रोत मतलब होता है सोर्स,
आप जैसे माना आपको एग्जाम्पल दिया था ना ऊपर, आप जो पेपर की पढ़ाई कर रहे हो उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, यूट्यूब है, नोट्स है, बुक है, या आप किसी से ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आइए। अब आपको क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये है, एक बार आप पढ़ लेना, हालांकि आपको आगे भी चीजें क्लियर होती रहेंगी, लेकिन इसे एक बार पढ़ लो। अब मैं पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूँ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अगर देखिए मेरी बात झूठ लग रही है तो क्वेश्चन में देख लो। मुझे पता है कुछ हमारे बच्चे ओवर स्मार्ट भी हैं जो कमियां ढूंढते हैं हमेशा, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा अगर आप इतने होशियार हैं तो अपने ज्ञान को बांटिए, आप भी कुछ ना कुछ हेल्प कीजिए लोगों की। ठीक, हमें जो है हम भी आपकी अपने लेवल पर हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको भी करनी चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। ये देखिए मैं आप तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मैंने अभी भी आपको कहा था, ऊपर बताया भी था, टाइप्स चाहे 10 हो 15 हो, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो पेपर में पूछे जा रहे हैं, 4 ही बताऊंगा। मेरा क्या मतलब कि आपको 10 याद कराऊं ना, होंगे तत्, तत्, देवी, तत् देवी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोबारा क्लियर कर लो। तत्सम जो आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत के, और हिंदी में तुमने ऐसे कैसे उठा लिया, गुरुजी राम राम, लड़के करते थे, हालांकि लड़कियों की नहीं पता, हम तो करते थे, कई बार पिटे भी हैं। तत्सम संस्कृत के वर्ड है, हिंदी में ऐसे कैसे उठा के रख लिए। तद्भव, तद्भव वर्ड तो संस्कृत के थे, लेकिन हमने क्या कर लिया ना, यहाँ पर बदल लिया या मॉडिफाई कर लिया। जैसे गुरु का यहाँ के आपने बना दिया शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका, क्या कर लिया आपने, हिंदी में बदल लिया। देशज, देशज वो है जो हमारे हर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। आप बोलोगे लोटा ही बताओगे बार बार, लोटा बोल लो, खाट बोल लो, खटिया बोल लो, लुंगी बोल लो, हंसना मत, ये हमारे देसी शब्द हैं। अब लुंगी पुंगी का मतलब अलग अलग हो सकता है। ठीक, अंगीठी बोल लो, आंगन बोल लो, बरामदा बोल दो, ये सारे देसी शब्द हैं। तो देसी वो होते हैं जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है, चाहे वो भारत के 28 राज्य हो, चाहे 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो। देसी, देसी, देसी सुना है ना तुमने, गाना भी है। ठीक है। विदेशज, विदेशज वो हैं जो आपके, विदेशज आपको नाम से ही पता चला है, चाहे इंग्लिश से ले लो, चाहे उर्दू से ले लो, चाहे फारसी से ले लो। ठीक, चाहे आप किससे ले लो, फारसी से ले लो, आप फारसी, चाहे आप किससे ले लो, उर्दू होगी, अंग्रेजी होगी, उसके बाद क्या ले लोगे, और भी आपके 2-3, लेकिन अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, यूनानी, काफी सारे वर्ड है, लेकिन 3 आप 3 लिख देना। विदेश मतलब जो अपने देश के अंदर से नहीं है वो ही विदेश होगा। तुमने पढ़ा नहीं है क्या, ये फ्रांस भाषा की, लैटिन भाषा के उस शब्द से लिया गया है, एडुकेयर, एडुकेयर, वो भी लिख देना, सब उसी का कमाल है। फिर अंग्रेजी में आया, फिर हिंदी में आया, तो ये 4 शब्द हैं। ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल किया गया है, जैसे आम्र, आम्र, उष्ट, इसका मतलब होता है ऊंट, इसका मतलब होता है आम, ऐश्वर्य, पष्टी। ठीक, अब आपको ये बता रहा है सबकी डेफिनेशन, मैंने आपको अपनी भाषा में समझाई है। संस्कृत के शब्द है, कोई भी बदलाव नहीं करना है, ऐसा कैसे हिंदी में डाल लिया चल बग, ये वही बता रहा है, सब जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में लिया है। मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, तुम्हारा मन है तुम जैसे मर्जी सीखो। चलिए 4 ही लिखने तुम्हें, शब्दों के स्रोत, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये भी 2-3 बार। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर किया गया विभिन्न प्रकार पर, मैंने उसी का अब आपको कंटेंट दे दिया है। कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं उन्हें भाषा मेरी समझ में नहीं आती, या कुछ की कमी है कि सर समझ में नहीं आती, तो उनके लिए यहाँ पर कंटेंट भी लिखा गया है, इसे आप पढ़ो। ठीक, शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। वर्गीकरण मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और आसान भाषा में बांटना, और आसान भाषा में टुकड़े करना। ठीक है, वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण स्रोत, सोर्स, उद्गम, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। जो बातें मैं अपनी भाषा में बता रहा था, ये थोड़ा किताबी कीड़े वाली भाषा आ गई, अब यहाँ से कर लेना। तत्सम, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी ज्यों का त्यों। तत्सम का अर्थ होता है जीरोक्स कॉपी, तत्सम का अर्थ मेरी भाषा में जीरोक्स कॉपी, ज्यों का त्यों। आपने संस्कृत से गुरु लिया और ऐसे कैसे उठा के हिंदी में रख लिया। पढ़ो,
तत्सम का अर्थ होता है समान, उसके समान यानी ज्यों का त्यों। हिंदी भाषा में शब्दों का मूल स्रोत, हिंदी भाषा में शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत है। आपको पता है पहले जो है आपको जो किताब है ना, किताबों को आपको ग्रंथ कहते थे, संस्कृत भाषा है। हिंदी के अधिकतर शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में अपनी असली रूप में प्रचलित है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वायु, कवि, पुस्तक, गुरु, स्त्री, नदी, माता, पिता, संस्कृत के शब्द हैं। ऐसे के ऐसे उठा लिए बिना कोई तोड़ मड़ोड़ किए। तुम्हें पता है आलसी तो है ही हम एक नंबर के। तो मैक्सिमम वर्ड्स हमने अगर आए तो संस्कृत के लिए मैक्सिमम शब्द हमने। आइए तद्भव बताता हूँ। तत्सम पढ़ लिया, तद्भव इसमें तुम थोड़ा चेंज कर लोगे, वहीं से बता रहा हूँ। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात उसके समान, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर, मैंने क्या कहा इसमें बिगड़ लिखा है, मैंने चेंज करा है, बिगड़ते हुए रूप में हिंदी में प्रचलित उसे तद्भव कहते हैं। जैसे हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पाँव, वो वाला पाद मत समझ लेना बदतमीजों, पाद मतलब पाँव, दुग्ध मतलब दूध, दंत मतलब दांत। शब्द तो संस्कृत के थे लेकिन हमने इन्हें यहाँ पर तो लिखा है बिगाड़ कर, लेकिन हमने इन्हें तोड़ मरोड़ करके एडजस्ट कर लिया, या संस्कृत के शब्दों को हिंदी में लिया है, थोड़ा बदलाव कर लिया, वो बन गया क्या, तद्भव। देशज, नाम से ही पता लग रहा है देसी। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो देश की विभिन्न बोली, आपको बताऊं तो आपकी नोट जो है, नोट पे आपने देखा होगा 22 पता नहीं कितनी 18 भाषाएं होती हैं, संविधान में उनको मान्यता प्राप्त है। लेकिन बोली की बात करूं, बोली है हमारी 2000 प्लस बोली, खड़ी बोली, अवधि बोली, खड़ी बोली, अवधि, ब्रज, है ना, हरियाणवी, पंजाबी। भाषा और बोलियों में फर्क होता है। जो सरकार ने जिनको संविधान में दिया है वो 22 है। यहाँ पर थोड़ा इससे आप रहने दो, एज इट इज मुझे याद नहीं है, लेकिन बोली जो है वो 2000 प्लस है। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, अब आई ना वही बात, पगड़ी, खिड़की, खटिया, जूता, झाड़ू, पेट, ये देसी शब्द है, हमने बनाए। ये किसने बनाए, हमने बनाए। मैंने पहले कहा था भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सबका मिक्सचर है, किसी एक ही स्टेट ने नहीं बनाए। क्लियर, तत्सम, तद्भव, देशज। अब आ जाओ विदेशज पढ़ लो। अब विदेशज क्या है, विदेशज हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में मिल गए, उन्हें विदेशी या विदेशज कहते हैं। इसके अंतर्गत अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, EPAT, कुछ भी बना लो आप, TAPE, टैप, इसका शायद मैंने ट्रिक बनाई थी, TAPE, टैप याद रख लेना आप, टैप, तुर्की, अंग्रेजी, फारसी, और इसका लास्ट वाले क्या है, ई से इंग्लिश। चलो ई टैप, आप अपनी ट्रिक जो मर्जी बना लेना। तो ये आप 3 लिख देना, अंग्रेजी, फारसी, तुर्की। तो मैंने कहा है ना विदेशी, जो आपका विदेशज बनेगा ना वो विदेशी भाषाओं से लिया है। विदेशी मतलब जब भारत के बाहर की कोई भाषा लोगे तो वो, हमने हिंदी में कई सारे शब्द डाल रखे हैं। चलिए 4 ही आपको पेपर में लिखने हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे। एक कवि को कुछ भी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टार लगा लो, पेपर में आता है एक कवि या एक अच्छे कवि की क्या क्या विशेषता है। जब तक आप इन्हें पढ़ो में भी आया है ना, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, जाना मत। तो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन तुमने। चलिए,
तो एक कवि की कुछ विशेषता है, एक कवि को लिखते समय राइटर को, पोएट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। राइटर तो हालांकि आपका लेखक होता है, पोएट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला, कम से कम शब्दों का यूज करें। आप सभी चाहते हो कोई हमें ऐसा चैनल मिल जाए यूट्यूब पे जो थोड़े से शब्दों में सब हमारे दिमाग में भर दे, लेकिन ये तुम गलत समझते हो। उसके काम का हो सकता है जो पूरे साल पढ़ता है। हालांकि हमारे इग्नू वाला की एक खासियत है, कम से कम शब्दों में ज्यादा चीज तुम्हें समझाई जाती है। तो एक अच्छे कवि से ये उम्मीद की जाती है, विषय के अनुसार शब्दों का संकलन करे। अब ऐसा तो नहीं है पढ़ा राजनीति रहा है और उसमें डाल रहा है कभी भगवान के समय के शब्द, तो विषय के अनुसार ही शब्दों का वो कलेक्शन ले। विषय के इर्द गिर्द शब्दों के ताने बाने में कविता का विस्तार करे। विषय के इर्द गिर्द आपने देखा होगा बहुत से पढ़ाते पढ़ाते हम ही हैं कि राजनीति में घुस जाते हैं, लेकिन इतना नहीं घुसते कि आपका टॉपिक ही छोड़ दें। तो विषय के इर्द गिर्द घूमे और मुख्य बात अपना संदेश को व्यक्त करे, और जो मेन बात वो कहना चाहता है अपनी पोएम के माध्यम से, या संदेश वो कोई देना चाहता है तो उसे दे, उसे क्या करे, उसे हम तक पहुंचाए। 3 पॉइंट। चौथा, जो बातें एक कवि अथवा कविता को परिपक्व बनाती हैं वह ध्यान से उन्हें रखे। उनके लेखन की गंभीरता, सरलता और सुंदरता, ऐसे भावों की अभिव्यक्ति जो सामने वाले के हृदय को छू लें। कुछ कविताएं, हमने दुनिया में इतनी सारी कविताएं पढ़ी हैं, लेकिन हमें याद कौन सी है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाल निकालो मर जाएगी। सबको याद है? याद है नहीं है? तो कुछ कविताएं हमने चाहे 500 पढ़ी हो, लेकिन कुछ हमें आज तक याद है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे हृदय को छू लेती है। तुम में से कुछ कहोगे सर बचपन में पढ़ी थी वो तो इसलिए याद है। याद है? तो चलो का से ज्ञानी तक तुम लिख के देख लो आज अपनी कॉपी में कितनों को याद है। ये दोस्तों हमारे दिल में टच हुई है। कहीं ना कहीं इस कविता के साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, इटी सिंगो नो पापा टेलिंग, ठीक है, टेलिंग ए लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। हालांकि इंग्लिश की है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कितनी अटैच होनी चाहिए एक दूसरे से। तो ये कह रहा है ऐसे भाव के व्यक्ति जो सामने वाले के हृदय को छू जाए। दिल को ही तो छुआ है हमारे, जब तो आपके सामने में बोल रहा हूँ। कविताएं तो मैंने भी बहुत सारी पढ़ी थी, लेकिन याद हमें कौन सी है? तो आपको एक अच्छे कवि की बात लिखते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, एक अच्छे कवि की क्वालिटी है 6 यहाँ पर मैंने बताई है, तो पेपर में आप इन्हें लिख देना। और इसके बारे में ना थोड़ा सा ये मान के चलिए आपकी मैन हेडिंग है, बना के लिखना। ये वाली लाइन लिखो, ऐसे भाव को अभिव्यक्त करे जो व्यक्ति के हृदय में जगह बनाए, उसके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, है ना। और कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो लाइक आप लिख तो छोटे बच्चों की उम्र के ले रहे हो और शब्द उसमें ऐसे यूज कर रहे हो बड़े बूढ़े वाले। तो सारी चीज सोच समझकर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। वह 1-2 पॉइंट में ऐड करता हूँ। एज ग्रुप आपको चेक करना चाहिए किसके लिए लिख रहे हो। ठीक, एरिया आपको चेक करना चाहिए। एरिया मीन्स पता लग रहा है बिहार के लिए कविता लिख रहे हो और भाषा आपने उसमें कौन सी यूज कर दी, उसमें महाराष्ट्र की कर दी। ये सारी चीज होती है। जेंडर भी आपको सोचना चाहिए। हालांकि ये बात तुम्हें अलग लगेगी, ये भी देखना चाहिए लड़कों के लिए लिखी जा रही है, लड़की के लिए लिखी जा रही है, सबके लिए लिखी जा रही है। काफी सारे पर्पज हो सकते हैं। ठीक, इस वाले को तुम नेगेटिव मत लेना, मैं एक बात कह रहा हूँ यहाँ पर। और दूसरा लाइक टाइम जोन मीन्स होता है जो चीजें करंट की चल रही है उन पे लिख रहे हैं। अभी महाभारत या रामायण जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, या और भी कोई फेमस राइटर है, उन पे कोई कविता लिख रहे हो तो उनको बच्चे इतना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके डेली लाइफ से तुम लाइक कार्टून वगैरह या उनके जो भीम वगैरह देखते हैं उनको लिखोगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। टाइम जोन भी देखा जाता है, एज भी देखा जाता है, एरिया भी देखा जाता है, जेंडर भी देखा जाता है, आसपास का एनवायरमेंट भी देखा जाता है। ठीक, चलिए, तो ये क्या होगी, एक अच्छे कवि की बातें किन किन को ध्यान में रखेगा चीजों को करते समय। चलिए, अनुवाद का स्वरूप। अनुवाद के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। अनुवाद क्या होता है? अनुवाद मतलब होता है ट्रांसलेटर। आपने जॉब्स भी देखी होंगी, हिंदी अनुवादक की पोस्ट, इंग्लिश ट्रांसलेटर, हाई कोर्ट वगैरह में निकलती रहती हैं। वो होता है जो आपने टेंस सीखे, टेंस में तो हम क्या करते हैं, हिंदी की इंग्लिश बना लेते हैं, इंग्लिश की हिंदी बना लेते हैं। अनुवादक की जॉब यही होती है। आपने स्टेनोग्राफर का भी नाम सुना होगा। कहीं ना कहीं बात तो वो भी अनुवादक की होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे माइंड में एक ही चीज चलती है, हिंदी और इंग्लिश वाली। कौन सी चलती है? हिंदी और इंग्लिश वाली। चलिए, अनुवादक एक भाषा, अब किताबी भाषा, अनुवादक एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करता है। पहली लाइन वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदी में लिखा हुआ उसे कोई हमने लेख दिया, ट्रांसलेटर उसे चेंज कर देगा इंग्लिश में, जो आप गूगल की सहायता से गूगल ट्रांसलेटर पे पूरे दिन करते रहते हो जब आपको समझ में नहीं आता। अनुवादक मतलब होता है ट्रांसलेटर। अगर मैं सही भाषा में बोलूँ तो कहीं ना कहीं गूगल जो है हमारा, गूगल ट्रांसलेटर ये भी हमारा अनुवादक ही है। ये किसी व्यक्ति का नाम होता तो सच में ये अनुवादक होता। हालांकि इसकी खासियत यह है, ये दुनिया की हर भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन एक अनुवादक अगर व्यक्ति बनता है तो उसकी लिमिट होगी।
4 भाषा सीख लेगा, 5 सीख लेगा, ऐसा तो नहीं है दुनिया की सारी भाषाएं वो ट्रांसलेट कर देगा, नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो उसे लियोनार्डो दा विंची बनना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट, अनुवादक में समान निकटता अभिव्यक्ति की खोज की जाती है। ऐसी बात नहीं है ट्रांसलेशन के बाद उन्होंने पूरी चीज को ही बिगाड़ दिया, एज इट इज रहेगी, छोटे मोटे चेंजेस हो सकते हैं उसमें। अगला पॉइंट, अनुवाद में ऐसी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है जो स्रोत भाषा से प्रभावित ना हो। लाइक अनुवाद करते समय जैसे आपको पता है हम हिंदी की इंग्लिश तो बना लेते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं से बोलते हैं तो एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन की इसमें कमी रहती है। ऐसे हेलो आई एम वेल, आपने इंग्लिश तो बोली लेकिन इसमें आप हिंदी भाषा की झलक दिख रही है, हेलो आई एम वेल, हेलो आई एम वेल। तो ट्रांसलेटर की हालांकि प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है, तो ये कह रहा है अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है जो स्रोत भाषा से प्रभावित ना हो। जिससे आपने लिया है ना उसकी झलक नहीं दिखनी चाहिए उसमें, ट्रांसलेशन के बाद ऐसी लगनी चाहिए हाँ सच में ही इंग्लिश की होगी। अनुवादक में मूल रचना के अर्थ के साथ साथ शैली को भी सुरक्षित रखा जाता है। अब ऐसी बात नहीं है आपने कोई ट्रांसलेशन कर दी उसको पूरा ही बदल दिया, उसका जो सोर्स है उसके अर्थ के साथ साथ शैली को सुरक्षित यानी कि उसे भी सेफ रखना पड़ता है। ठीक है। अगला, अनुवादक की न्यूनतम शर्त द्विभाषिकता है और इसका मूल तत्व सार्थक है। द्विभाषिकता वही एक से अधिक भाषाएं आपको आती हैं अच्छी तरीके से। आपको पता है किसी भी भाषा के 4 एस्पेक्ट होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सबसे पहले आप किसी भी भाषा को सुनते हो, फिर आप बोलते हो, फिर आप लिखते हो, फिर आप क्या करते हो, LSR, रीड करते हो, पढ़ते हो, उसके बाद आप क्या लिखते हो। तो अनुवादक को भी ये सारी चीज आनी चाहिए। खाली अनुवादक लिखना सीख ले, बोलना ना सीखे तो उसे नौकरी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं अंग्रेजी हमने सीखी है, तुम सबने। तुम बोलोगे मैं सुन लूंगा, बोल भी लूंगा, रीड भी कर लूंगा, पढ़ भी लूंगा, ऐसा मत सोचना अनुवादक खाली एक ही चीज सीख के बन जाएगा, नहीं, उसे 4 ही चीज आनी चाहिए आपको। ठीक है। अनुवादक का स्वरूप देख लिया। अनुवादक की विशेषताएं, ट्रांसलेटर ये कंफ्यूज मत हो ना, गूगल ट्रांसलेट से ट्रिक बना लेना, गूगल ट्रांसलेट। चलिए अब इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है ये देख लो। एक सहज और सफल अनुवादक की सामान्य विशेषताएं होती हैं। एकार्थता, उसके अंतर्गत एकांत अनिवार्य जो बहुत कही गई है, इसके अनुवादक में अर्थ भिन्नता नहीं है। अब मैं इसका अपनी भाषा में, एकाग्रता मतलब जो भी वो चीज कर रहा है उसको सही ढंग से करे, ऐसा नहीं है यहाँ वहाँ वो भटक जाए। उसका जो भी करने का एक तरीका होता है उसी को वो फॉलो करे, ऐसा नहीं है आज तो वो किसी और तरीके से ट्रांसलेशन कर रहा है, अगले दिन किसी और तरीके से कर रहा है। तो एकाग्रता, एकार्थता की बात की गई है, उसमें अर्थ संगत एकांत एकता होनी चाहिए, अनिवार्य है। अर्थात जो बात कही गई है उसके अनुवादक में अर्थ भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपने इससे एक लाइन ट्रांसलेट कराई, मान के चलिए मेरा नाम आकाश है, और वो ऐसे बोल दे नाम आकाश मेरा, सेंटेंस पूरा वही है लेकिन उसने सिर्फ मोड़ दिया। उसने क्या करा, मोड़ दिया। तो ये लाइन कह रही है उसके अनुवाद में अर्थ की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी नजरों में ये सही है कि सर बात तो एक ही है, लेकिन अनुवादक के पर्पस के हिसाब से ये लाइन गलत है। मेरा नाम आकाश है, ट्रांसलेशन के बाद भी ये लाइन यही होनी चाहिए, मेरा नाम आकाश है, आई एम आकाश। ठीक है, आई एम आकाश। आइए, अर्थगत असंदिग्धता, अनुवादक को पूर्णतः निश्चयात्मक अर्थ प्रदान करने वाला होना चाहिए। यदि किए गए अनुवाद से उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो वह संदिग्ध रह जाएगा। संदिग्ध मतलब होता है डाउटफुल। आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पर या मेट्रो अनाउंसमेंट में किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं। और कोई व्यक्ति अगर आपका पीछा कर रहा है, संदिग्ध गति, आप संदिग्ध हो, आप डाउटफुल हो, पुलिस इसे पकड़ लेती है, तो उसमें कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, मतलब दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। लाइन क्लियर। अर्थगत असंदिग्धता, ये उल्टा है इसका, मतलब उसकी अर्थ जो है उसका ट्रांसलेट हो रहा है असंदिग्धता का अनुवाद पूर्णतः निश्चय अर्थ प्रदान करे। आप आसान भाषा में लिखना, जो भी वो ट्रांसलेट कर रहा है ना वो डाउटफुल ना हो, मतलब ऐसा ना हो उसकी बात पे भरोसा ही ना हो किसी को। भाई वेल क्वालिफाइड पर्सन बनते हैं अनुवादक, ऐसे ही थोड़ी ना बनते। मूल भाषा की रक्षा, मूल भाषा के कथ्य और कथन का लक्ष्य भाषा में अधिकता निर्वाह करे। ठीक। कृत्रिम जटिलता एवं ध्रुवता का अभाव, अनुवादक में शब्दों के कृत्रिम प्रयोग से भाषा जटिल और ध्रुव बन जाती है और तब मूल भाव का नाश हो जाता है। मतलब ट्रांसलेशन में ऐसे भी खतरनाक वर्ड यूज न करे जो सामने वाले को समझ में ही ना आए। अगर किसी अनुवादक से उसी का जो उनने अनुवाद किया था उसे दोबारा से उसी भाषा में कराएं तो वो बदल दे। तो ये कह रहा है कृत्रिम जटिलता और ध्रुवता का अभाव, अनुवादक में शब्दों का कृत्रिम प्रयोग भाषा जटिल और ध्रुव बन जाती है और तब मूल भाव का नाश हो जाता है। मान के चलिए हिंदी की कोई लाइन इंग्लिश में ट्रांसलेट कराई थी,
लेकिन बाद में उसने ऐसे वर्ड उसमें डाल दिए जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे, जो मूल भाव जो था वो उसका खत्म ही हो जाएगा। चलिए, अनुवादक की विशेषताएं, तुम आसान आसान लिखना, इसमें थोड़ा ज्यादा ही टिपिकल लैंग्वेज है, ठीक। व्याकरणिक शुद्धता, लाइक आपको पता है ग्रामर पे तो उसे ध्यान देना ही पड़ेगा। जब भाषा की बात आती है, ग्रामर की बात आती है, तो भाषा और व्याकरण दोनों बहन भाई की तरह है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेंस आप समझ रहे हो, तो ग्रामर का ध्यान देगा जब भी तो अच्छी ट्रांसलेशन करेगा। अगर उसकी ग्रामर पे ही पकड़नी होगी तो कहीं ना कहीं उसका अनुवाद और ट्रांसलेशन पूरी गलत ही होगी, ऐसा कहोगे यहाँ पर। अब अनुवाद के महत्व, मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार दोबारा रीचेक करो। अनुवाद होता क्या है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल लेना या परिवर्तित करना। अब अनुवादक कौन होता है, अनुवाद की विशेषताएं, अनुवादक कौन होता है, जो व्यक्ति इस काम को करता है वो अनुवादक होता है। अनुवाद की विशेषताएं, अब विशेषताएं देखो, इसकी क्वालिटीज क्या क्या हो सकती है आपको मैं बता रहा हूं, ठीक। रचनात्मकता, कला संवर्धन हेतु उपयोगी, विदेशी भाषाओं के साहित्य में लाभान्वित होने के लिए, विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, खगोल शास्त्र आदि के ज्ञानांजन हेतु। आपको पता है ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो अंग्रेजी की थी, आज हमने हिंदी में ट्रांसलेट करी है, फिर हम उन्हें पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो, या ऑफिस आ रहे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, कम्युनिकेशन है, वो सारी चीजें हम कैसे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी भाषा में ट्रांसलेट की गई हैं। आज चीन में कोई भी रिसर्च होती है तो वो चाइनीज भाषा में है, लेकिन जब उसे ट्रांसलेट कर दिया जाता है वो हर भाषा में बन जाती है। तो यहाँ पर यही बात है, विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, खगोल शास्त्र आदि के ज्ञानांजन हेतु आवश्यक। जब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगी आप कैसे पढ़ पाओगे उसे। विविध संस्कृतियों को जानने के लिए, आप रहते बेशक दिल्ली में है, यूपी में है, मुंबई में है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हम बैठे बैठे किताबों के माध्यम से ये जान लेते हैं राजस्थान का जो रेगिस्तान का जहाज है ऊंट को कहा जाता है, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, किलों का शहर राजस्थान को कहा जाता है, थार मरुस्थल राजस्थान में है, और ज्यादातर जो शूटिंग्स वगैरह मूवी की होती है राजस्थान में, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो तुम बोलोगे सर राजस्थान में रहते हो क्या, मेरे भाई नहीं, हम रहते तो दिल्ली में है, लेकिन ये सब मैंने कैसे जाना, किताबों के माध्यम से जाना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ऐक्य स्थापित करने में, आपको पता है विश्व गुरु, हालांकि आप इसका कुछ और सेंस ले सकते हो, भारत तो सच में ही विश्व गुरु है, और हमसे हमारा जो श्रेष्ठ संस्कृति है उसकी कल्पना हम किसी और देश से नहीं कर सकते, मैं तो ऐसा हमेशा मानूंगा। विविधता में एकता, डाइवर्सिटी, आपको पता है हमारी दुनिया के बीच कितनी डाइवर्सिटी है। जब भी हम यूएनओ वगैरह में अपनी स्पीचेस देखते हैं हिंदी भाषा में, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे पहले कही जाती है कि हिंदी भाषा में उन्होंने कोई भाषण दिया था। इस पे यूं मत बोलना सर किसी और ने दिया था, मेरे को जो याद है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक। सांस्कृतिक समृद्धि एवं प्रयास हेतु बहुमुखी प्रगति, अब तुम कहो नहीं मैं तो हिंदी में ही सब कुछ करूंगा, जाना तो मैं अमेरिका में भी है, जापान भी है, चाइना भी है, न्यूयॉर्क भी है, कनाडा भी है, लेकिन बोले नहीं सर मैं तो हिंदी ही सीखूंगा। तो मेरे दोस्तों, इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, ये हम सभी जानते हैं। अगर आपको विदेश जाना है, वीज़ा लगाना है या वीज़ा में आपको कराना है, तो अंग्रेजी आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, ये बात हमें सबको पता है। लेकिन फिर भी तुम सोचते हो नहीं, तो आपका यहाँ जाने का रास्ता खत्म हो जाता है, ठीक। मैं आपको अपनी भाषा की कमियां नहीं बता रहा, मैं आपको अनुवादक की खासियत बता रहा हूँ, क्यों ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। अनुवाद और अनुवादक में फर्क भी बता दिया, अनुवादक अनुवाद को करने वाला, ठीक। तो आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं प्रीवियस ईयर, आख्यान लेखन क्या है, आख्यान लेखन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ठीक है। आख्यान लेखन क्या है, एक बार आप इस पर नजर मारो, फिर मैं इसके बारे में आपको कराता हूँ। चलिए, पॉइंट टू पॉइंट बनाऊंगा यहाँ पर, मैं लिखते हुए जाना, आप एक बार देख लेता हूँ कैसा लिख रहा है। चलिए, क्लियर है। अपनी संवेदना, अनुभूति और भावों को व्यक्त करने के लिए ही मनुष्य ने सबसे पहले भाषा और लिपि का आविष्कार किया। पहला पॉइंट ये हम सभी को पता है, यहाँ पर मैं पॉइंट बना के चलूंगा, ये पॉइंट थोड़ा कठिन लगा था मुझे, और मुझे लगा पेपर में आ गया तो तुम भी नहीं कर पाओगे, हालांकि कुछ होशियार बच्चे भी कर लेंगे। हम सभी को पता है अपने भावों, विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए मनुष्य ने भाषा या लिपि का प्रयोग किया या इसका विकास किया। आप सभी को पता होना चाहिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको भूख लगेगी जब भी आप किचन तक जाओगे या किसी से कहोगे मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन बिना भूख के तो आप कुछ नहीं कहोगे। तो ये लाइन कह रही है अपनी संवेदना, जो आपके अंदर की फीलिंग्स है, अपनी संवेदना, अनुभूति और भावों को व्यक्त करने के लिए क्या है, अपनी संवेदना, अनुभूति और भावों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले भाषा और लिपि, जो आप लिखित रूप देख रहे हो ना ये बोर्ड पे छपा हुआ है, जो ये लिपि होती है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अगर आपको नहीं पता, ये लिपि वाला प्रोसेस होता है। और जो मैं बोल रहा हूँ ये भाषा, ये मौखिक है,
लिपि वो होती है जो लिखा हुआ होता है, ठीक है। का आविष्कार, आविष्कार मीन्स खोज करना। कुछ प्रवणता आने पर उसने अभिव्यक्ति के नए नए तरीके भी ढूंढ लिए। जैसे ही वो एक्सपर्ट हुआ, लाइक आपको पता है पहले लिपि चलती थी, लेकिन जैसे ही हम एक्सपर्ट हुए हमने और चीजें भी इसमें ढूंढ ली वार्तालाप करने की। ये लाइन कह रही है कुछ प्रवणता मतलब मैच्योरिटी, इंग्लिश में कहते हैं ना भाई मैच्योर हो रहा है तो बहन मैच्योर हो रही है। कुछ प्रवणता आने पर उसने अभिव्यक्ति के नए नए तरीके ढूंढ निकाले। आख्यान भी मनुष्य के लेखन कला का एक माध्यम है, ठीक है। आख्यान की डेफिनेशन क्लियर होगी, जब उसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो उसने नए नए तरीके यहाँ पर खोजे, तो आख्यान भी उनमें से एक है। अब इसका मतलब जानना क्या है। व्यक्तिगत लेखन, आख्यान लेखन मनुष्य की संवेदना अभिव्यक्ति का माध्यम है। आख्यान क्या है, आख्यान एक माध्यम है किस चीज का, व्यक्तिगत लेखन। व्यक्तिगत, ये देखिए व्यक्तिगत लेखन या आख्यात्मक लेखन, ये क्या है, ये आख्यानता की बता रहा हूं आपको। ये वार्तालाप या संवाद का एक तरीका है नया। शुरू में आपको पहली लाइन से ही क्लियर हो रहा है। अपने भावों विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले हमने भाषा और लिपि का प्रयोग आविष्कार किया। उसके बाद सेकंड लाइन आपको बता रही है जब उसे थोड़ी मैच्योरिटी आई या उसे प्रवणता आई, उसने नए नए तरीके खोजने की कोशिश की। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर उसी जब उसने तरीके नए नए खोजने की कोशिश की तो आख्यान लेखन या आख्यान परख जो आपकी सोच है वो यहाँ से चालू हुई। क्लियर। अगला पॉइंट, व्यक्तिगत लेखन में जहां व्यक्ति परकता पर विशेष, व्यक्तिगत लेखन होता है इंडिविजुअल, जैसे आपसे कहें अपने बारे में लिखो, व्यक्तिगत लेखन में व्यक्ति परकता पर विशेष जोर दिया जाता है। वहीं आख्यान लेखन में व्यक्ति परकता के साथ साथ वस्तुनिष्ठता पर भी जोर दिया जाता है। ये लाइन कह रही है जब आप इंडिविजुअल लाइक किसी चीज के बारे में लिखते हो तो आप केवल उसी चीज के बारे में ध्यान देते हो, लेकिन आख्यानात्मक लेखन के करते समय आप क्या करते हो, आप वस्तुनिष्ठता पर भी ध्यान देते हो। जो चीज आप कर रहे हो या जिसके बारे में आप लिख रहे हो, आपका कंटेंट है, उसके बारे में आपकी नजर होती है। व्यक्तिगत में बस आप लिखते जा रहे हो, भावनाओं में बहते जा रहे हो, जैसे अपनी बायोग्राफी बता दी, मैं बहुत गरीब हूँ या बहुत अमीर हूँ, लेकिन आप यहाँ कंटेंट पर भी ध्यान देंगे, वस्तुनिष्ठता भी यहाँ पर झलकती है। ठीक। अगला कलर यहाँ पर चेंज करते हैं। ठीक। आख्यान परक लेखन में भावों और विचारों को लेखक चरित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है, और बीच बीच में आख्यान लेखन में क्या करता है मनुष्य, भावों को और विचारों को किसके माध्यम से व्यक्त करता है, चरित्रों के माध्यम से। लाइक चरित्र मीन्स होता है करेक्टर के माध्यम से, और बीच बीच में सीधे सीधे अपनी बात कहने लगता है। जबकि व्यक्तिगत लेखन में लेखन की अनुभूति और विचारों के बीच चरित्रों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस है आपके आख्यान लेखन और व्यक्तिगत लेखन में। आख्यान लेखन के अंदर आपका किसका, चरित्रों के बारे में बात होती है, और आप अभी देखा आपने व्यक्तिगत लेखन में व्यक्ति केवल अपने बारे में लिख रहा था। कंफ्यूज मत होना, एंड में इसके एंड में सीधी भाषा में बताऊंगा, थोड़ी किताबी है, मेरे को पता है घूम रहा होगा सब कुछ। ठीक। तो इसमें कोई जगह नहीं होती, इसका अपोजिट है, आख्यान का अपोजिट है व्यक्तिगत लेखन। इसमें लेखक अपनी स्मृति के आधार पर ही घटनाओं और व्यक्तियों को वर्णन करता है। ठीक है। चलिए, आख्यान लेखन में चरित्रों के विकास और स्थितियों का वर्णन करते समय लेखक सच्चाई को दिखाता चलता है। आख्यान लेखन में रियलिटी के ऊपर बात चलती है, सच्चाई के ऊपर। ठीक है। यह सच्चाई उस घटना या विशेष व्यक्ति विशेष की हो सकती है और पूरे समाज की भी। इस तरह आख्यान में व्यक्ति और घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सत्य का भी उद्घाटन होता है, जबकि व्यक्तिगत लेखन ऐसा होना जरूरी नहीं। इसमें लेखक ज्यादातर अपने बारे में बताता है, अर्थात उसके जीवन में पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, जिन व्यक्तियों पर उसका बहुत अधिक संबंध रहा है, उनके बारे में बताता है। ठीक। इस प्रकार व्यक्तिगत लेखन जहाँ लेखक के निजी जीवन का अनुभूति प्रदान करता है, वहीं आख्यान लेखन जो है निजी जीवन के साथ साथ समाज के ऊपर भी बात करता है। अब मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूँ। ठीक। आख्यान लेखन, इसका कंपैरिजन ये आपकी बुक से ही लिया गया, इग्नू वाली। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, मैंने नहीं लिया है, इग्नू की बुक से ही लिया है। आपकी बुक में इतना अजीब समझाते हैं, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा। आख्यान लेखन वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति अपने साथ साथ वस्तुनिष्ठता या जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसके ऊपर भी बात करता है। आख्यान लेखन के अंदर व्यक्ति खाली अपने बारे में नहीं सोचता, जिस समाज में वो रह रहा है वहाँ कोई समस्या है, अच्छाई है, कमी है या कुछ बातें हैं, उसके बारे में भी वो ध्यान से वहाँ पर बताता है। व्यक्तिगत लेखन में इसका अपोजिट होता है। दोनों के दोनों, ये मान लो आप जो व्यक्तिगत लेखन है, व्यक्तिगत और आख्यान दोनों के अपोजिट है। आख्यान है लेकिन दोनों लेखन ही। ठीक। इसमें लेखक ज्यादातर, तो इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या मैं साइड में हट गया हूँ, थोड़ा आप इसे ध्यान से पढ़ लें। ठीक। पेपर में क्वेश्चन आए, स्टार लगा लो आप जितने मर्जी, क्वेश्चन पूछा गया है ये पेपर में। चलिए,
ठीक। व्यक्तिकता, आख्यान लेखन में भी व्यक्तिकता था ना, व्यक्तिकता पे आ जाइए। व्यक्तिकता आख्यान लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अभी दोनों का वर्सेस किया गया था। इस शैली में प्रयोग से लेखक या वक्ता व्यक्तिगत चरित्र को उभर कर सामने आता है। इसमें इतने भारी और गंभीर शब्दों का प्रयोग होता है कि उससे हास्य बिखरने लगता है। जहां व्यक्तिगत का सवाल है, यह प्रत्येक लेखक बिल्कुल निजी है, मतलब पर्सनल होता है व्यक्तिगतता में। उदाहरण के लिए ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास बारहमासी एक टुकड़ा, बारहमासी जो है ये किसका है आपका, चतुर्वेदी जी का। ये व्यक्तिगत लेखन का एक एग्जाम्पल है। इधर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि लोग इंटर कैसे पास कर रहे हैं। इन 5 वर्षों में उन्होंने देखा कि एक खतियाल लुच्चे लफंगे लड़के तक इंटर करके निकल गए। कैसे किया जाता है इंटर पास, क्यों नहीं हो पाते, 5 वर्षों में कितनी बार कितनी विषयों में फेल हुए, इसका हिसाब लगाने बैठते हैं तो हिसाब गणित में भी फेल होते हैं। तो ये देखिए एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपकी कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं अपनी ही करता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में था, हालांकि मैं पढ़ने में ठीक रहा हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन में आने पर मेरे को बहुत ही ख़राब नंबर मिले थे। मैं आपसे परसेंटेज नहीं बताऊँगा, लेकिन फाइनल ईयर तक जाते जाते मैं फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हुआ। लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरा हाल इतना बुरा था कि मुझे खुद को लग रहा था मैं फेल हो जाऊँगा। यहाँ पर ये बात व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। किले की ऊंची दीवार सामने आ गया, तो आपको जब मैं व्यक्तिगत बात करूं अपने बारे में, लेकिन समाज के बारे में अभी मैं जोड़ के दिखाता हूं आपको व्यक्तिगत और आख्यान पर। व्यक्तिगत में मैंने अपने बारे में बताया, अब मैं आख्यान की बात करता हूं। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त थे, मैं इग्नू से कर रहा था, वो ड्यू से कर रहे थे, उन सब ने भी बताया ग्रेजुएशन में भाई बैक लगना या फेल होना बहुत आम बात होती है, तो डर मत। व्यक्तिगत उस पर सोच रहा था यार मैं कैसे हो सकता हूँ, 12th भी मैंने अच्छे नंबरों से पास की है ना, मॉनिटर भी रहा हूँ यार, मैं तो शुरू से ही पढ़ने वाला बच्चा रहा हूँ। फिर भी मेरा व्यक्तिगत देखो, दोस्त मुझे समझा रहे हैं कि स्कूल लाइफ का और SOL जो स्कूल ओपन लर्निंग होती है, डिस्टेंस लर्निंग, कोरस्पॉन्डेंस, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ें चली थी, मैं कैसे हो गया है ना। हालांकि मेरे को ये नेगेटिव बातें होती है। एक बार बैक भी मेरी एक सब्जेक्ट में आ गई थी और मैं बहुत परेशान हो गया। तो ये मेरी कौन सी थी, ये थी मेरी व्यक्तिगत लेखन। आख्यान लिखूं तो इसमें बहुत सारे बच्चे फेल भी होते हैं, बैक भी लगती है, लेकिन आपके पास टोटल 5 साल का टाइम होता है दोस्तों। 5 साल के अंदर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है, अगर आपको नहीं पता हो तो। हालांकि मैं सोचना मैंने भी 5 में की है, मैंने कर ली थी, मैं आपको बता रहा हूँ। इग्नू की यही खासियत है, 2-3 महीने के अंदर री एग्जाम हो जाता है। चलिए क्लियर। आख्यान और व्यक्तिगत में मैंने फर्क बता दिया आपको। प्रभावी लेखन की अवधारणा अब आपको बतानी है, ठीक। आख्यान और व्यक्तिपरक बता दिया है। चलिए प्रभावी लेखन क्या है, हम किसे प्रभावी लेखन मानते हैं और किसे नहीं। क्या प्रभावी लेखन की कोई परिभाषा निर्धारित हो सकती है। इफेक्टिव राइटिंग, आप इफेक्टिव राइटिंग किसे मान सकते हैं। पहला, जो आपके सामने सुंदर सुंदर लिखी जा रही है। दूसरा, जो सुंदर सुंदर के साथ आपको समझ भी आ रही है। तीसरा, सुंदर भी है, समझ भी आ रही है, प्लस कम शब्दों में ज्यादा चीज समझ में आ रही है। सर घुमा दिया मैं तो इफेक्टिव राइटिंग आपके नजरिए में अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए इफेक्टिव राइटिंग का मतलब सुंदर हो सकता है, जो राइटिंग सुंदर है वो इफेक्टिव है। किसी का मतलब इफेक्टिव राइटिंग का मतलब किसी के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर सुंदर की मात्रा गलत हो गई है, किसी का कुछ और भी हो सकता है। किसी के लिए क्या हो सकती है, जो समझ आ रही है उसके लिए वही इफेक्टिव है। किसी के लिए ऐसी भी हो सकती है, पूरे 10 पेज को 1 पेज में बता दो तो वही इफेक्टिव है। तो अलग अलग हो सकती है। तो ये पहले प्रभावी लेखन क्या है, किसे हम प्रभावी लेखन मानते हैं। ये अब देखो वही बात पूरा है, किसे हम प्रभावी लेखन मानते हैं और किसे नहीं। और कह रहा है किसे नहीं, किसे तुम मानते हो किसे नहीं। क्या प्रभावी लेखन का कोई एक परिभाषा है, अगर इसकी कोई एक परिभाषा है तो उसके बारे में आप बताओ, निर्धारित हो सकती है। प्रभावी लेखन कैसे सीखा जा सकता है। अनेक प्रश्न है जो प्रभावी लेखन को समझने के लिए उठाए जा सकते हैं। तो सबसे मूल बात यही है, जो लेखन पाठक को प्रभावित करे। ये आपकी डेफिनेशन मिल गई है, यहाँ से मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ। पाठक वो होता है पढ़ने वाला, तुम सब जैसे आप पढ़ रहे हो अभी यहाँ से। लेखन पाठक, जो लेखन, क्लियर कर दो चलो, ये जो लेखन डबल, जो लेखन पाठक को प्रभावित करे, अर्थात जिस लेखन को पढ़कर पाठक पर अपेक्षित प्रभाव पड़े, वे भावानुकूल हो उठे, सोचने लगे, हंसने लगे, रोने लगे, यहाँ तक कि उस लेखन को पढ़कर वह पहले जैसा इंसान ना रहे, कुछ अलग किस्म का इंसान हो, या नई जिंदगी नई राह मिल जाए, रोशनी दिखाई दे, ऐसे लक्षण प्रभावी होते हैं, तो उन्हें क्या होता है, व्याख्या की जा सकती है। देखिए कितनी बड़ी व्याख्या की है, कितनी बड़ी व्याख्या की है। कोई ऐसा लेख, जैसे आपने मान के चलिए कोई कहानी पढ़ी जिसमें झूठ बोलने से हमेशा नुकसान ही होते हैं, 4-5 पेज की या 10 पेज की आपने कोई कहानी पढ़ी,
एंड कंक्लूजन आपको पता लगा झूठ बोलने से इतने नुकसान हो सकते हैं, आपका उस कहानी का आपके ऊपर इतना असर पड़ा कि आपने झूठ बोलना छोड़ दिया। हालांकि ये तार्किक बात नहीं है, मान के चलिए आप पहले 100% 90% झूठ बोलते थे, अब आपने उस कहानी को सुन के वो 20% कर दिया, तो अब भी मैं वही कहूँगा आपका आपके ऊपर उस बुक का बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो इस पर्पज़ में आप ले लीजिए, हम सभी इंसान हैं, हम सभी को पता है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को उल्लू हम नहीं बना सकते। ऐसी कोई बुक, टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल, कुछ भी, तो ये लाइन यहीं पर आपको डेफिनेशन मिली, जो लेखन पाठक को प्रभावित करे, जिस लेखन को पढ़कर पाठक पर अपेक्षित मतलब उस बुक का पर्पज़ ही यही था कि सामने वाला जो मुझे पढ़ रहा है वो झूठ बोल रहे हैं तो ख़त्म कर दे या कम कर दे। तो अपेक्षित, उसने अपेक्षा की थी कि जो भी इस किताब को खरीद रहा है या पढ़ रहा है, जैसे हम अपेक्षा करते हैं इग्नू वाला के जो नोट्स हैं, अब अपनी साइड से जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम मानते हैं जो नोट्स हम पढ़ा रहे हैं या जो आयुषर एंड टीम या हम तैयार कर रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद आपका पेपर पास होना चाहिए हर कीमत पर, तो वो हम आपसे अपेक्षा करते हैं, हम होना चाहिए। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एग्जाम पास नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारे कंटेंट में कमी है। तो प्रभाव पड़े हुए भावानुकूल होते सोचने लगे, कुछ अलग किस्म का इंसान हो ऐसा महसूस करने लगे, तो वो क्या होगा, आपका वही प्रभावी लेखन होता है। सामने वाले की पूरी कायाकल्प पूरा पलट जाए, वो मान जाए हाँ मैंने आज कुछ पढ़ा है। चलिए, ऐसे अनेक लक्षण हैं जिनसे प्रभावी लेखन को प्रभाव क्षमता की व्याख्या की जा सकती है। आपने जापान का एक इकिगाई नोबल है, आपने शायद वो पढ़ा हो, उसमें ये बताया गया है कि क्या आप किताबें तो पढ़ते नहीं लेकिन ऐसी चीज़ पढ़ते हैं, या चेतन भगत की कोई स्टोरी पढ़ी हो तो उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा हो, तो ऐसा ही जो लेखन होता है वो क्या होता है, प्रभावी लेखन। नींद आ रही हो तो भी प्रभावी लेखन आदमी की नींद उड़ा दे सकता है। चलो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और, इंस्टा मिलियनर मैंने सुना था पॉकेट FM पर, मुझे वो इतना इफेक्टिव लगा कि मैं वो दिन और रात सुनता ही रहता था। मैं यूँ नहीं कह रहा वो प्रभावी था या सस्पेंस में था, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ उससे नींद भी उड़ गई। जबकि दूसरी ओर कुछ लेखन ऐसा होता है जिसे रात को सोते समय इसलिए पढ़ा जाता है कि नींद आ सके। हाँ ये भी बात सच है, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इग्नू की बुक जब मेरे पास थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब इसे पढ़ने बैठता था मुझे तब इसे पढ़ के नींद आती थी, और कई बार तो मैं पढ़ते पढ़ते इसे कुर्सी से भी नीचे गिर गया। हालांकि ये बात अजीब लगेगी, तुम कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, नेगेटिव है, सच में मुझे इसे पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं आया, सिर्फ हिंदी की पढ़ने में आया था, वो भी झूठन जो आत्मकथा थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। नींद आने वाला लेखन अनिवार्य अप्रभावी लेखन नहीं होता, उसमें लोरी की क्षमता भी हो सकती है जिसे नींद आ जाए, अर्थात वह नींद ला सकने का प्रभावी है, लेकिन ऐसा लेखन भी होता है। तो कुल मिलाकर प्रभावी लेखन और अप्रभावी लेखन दोनों के बारे में आपको बताया गया है। सिंपल भाषा में इंटरेस्टिंग होगा प्रभावी और बोरिंग होगा आपका अप्रभावी। अब इसके बारे में पेपर में 10 लाइन तुम्हें बना के लिखनी है, कैसे भी लिखो, पूरी की पूरी मैंने आपको डेफिनेशन यहाँ पर बता दी है, जो नींद उड़ा दे, जो आपके दिल को बेचैन कर दे, जो आप जितने भी काम कर रहे हो उसे करने में मन न लगे, ये लेखन की बात कर रहे हैं, प्यार की नहीं कर रहे हम। तो ऐसा लेखन होगा आपका इफेक्टिव या प्रभावी, और दूसरा ऐसा जिसे देखने का ही मन ना करे या जिसे छूने का ही मन ना करे, वो होगा आपका अप्रभावी। चलिए ये हो गई आपकी बात खत्म यहाँ पर। अब मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो मर्जी यहाँ पर देखें, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रभावी लेखन आपका रिपीट, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है, स्टार लगा लो इस पर। चलिए ठीक है, जरा सी बातें तात्पर्य उसी का एक पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है उसी का, तो यूं मत सोचना अलग है। इन सारी बातों से तात्पर्य यह है कि प्रभावी लेखन मुख्य विशेषता पाठक और उसके सोचने समझने के तरीके में है, उसके संस्कारों में है। अब ये बात करने लग गए आपकी। अब देखिए अभी तक बात कर रहे थे लेखन की, अब आपको खड़ा कर दिया बीच में लाकर। अब ये कह रहे हैं कि जो बच्चा या बच्ची या लड़का या लड़की या दोस्त इसे पढ़ रहा है उसके दिमाग के ऊपर बात है, अगर उसी में बुद्धि नहीं है अभी राइटर कह रहे हैं तो उसे नींद आएगी ही आएगी। अभी आपको कहना चाह रहे हैं इस पूरे के पूरे इसमें से आप पढ़ लेना। देखिए कह रहा है उसके संस्कार, उसकी बुद्धि और उसके हृदय में जाकर प्रभावित करना। अब आप आपकी कमी निकाल लें यहाँ पर। चलिए सार लेखन, सार लेखन भी आपसे पूछा गया है क्या होता है। सार का मतलब होता है आपका कंक्लूजन या एंड का जो पूरा का पूरा कहते हैं ना सर आप वो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए सर पेपर में जो आएगा, तो सार वही होता है पूरे का पूरे का निचोड़। सार क्या है, विचारों को भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए अनंत संभावनाएं छुपी होती हैं। कई बार छोटी छोटी सी बात का वर्णन बहुत विस्तार से करते हैं, कई बार बहुत बड़ी बड़ी बात छोटी छोटी रूप में विस्तार करते हैं, थोड़े शब्दों में व्यक्त कर लेते हैं। जिस प्रकार छोटी सी बात को बड़ी कर देते हैं और बड़ी बात को छोटी कर देते हैं, जैसे इग्नू का पेपर है,
आपका 500 वर्ड में कोई क्वेश्चन आया तो आप उसे बड़ा करके लिखोगे, लंबा चौड़ा। वही क्वेश्चन अगर आपका 5 नंबर में आ गया, टिप्पणी करने के ऊपर आ गया, तो आप उसे छोटा कर दोगे। तो आपके हाथ में है ना, आप किसी चीज का सार कैसे लिखते हो, बड़ा लिखते हो, छोटा लिखते हो। उसी प्रकार विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त कर देना एक कला है। विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना ही सार लेखन कहलाता है। आंसर आपका यहाँ मिल गया। अब मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ सार लेखन क्या होता है। आपने कोई एक एस्से लिखा, मान के चलिए आपने काऊ का कोई एस्से लिखा या अपनी बायोग्राफी लिखी आपने 10 पेजों की अपने बारे में। आप कंक्लूजन के तौर पे आपसे पूछा जाए इसका कंक्लूजन क्या है, आप बोलो सर मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मेरी इतनी उम्र है, मेरे को ये चीज़ें पसंद हैं। आपने उन 10 पेजों का सार पूरा 10 लाइनों में या एक पेज में खत्म कर दिया, तो वो आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट का निचोड़ था। जैसे कि 5 मौसम्बियों को इतनी बड़ी बड़ी को निकालने पर एक छोटा सा गिलास जूस का मिलता है, तो सारा आपका एक तरीके से निचोड़ होता है। क्या होता है? निचोड़, जिन्हें हम नोट्स कहते हैं, जो आपको हम बना के देते हैं। वो इग्नू की 5-10 बुकें और कम से कम 400-500 पेज है, लेकिन आपको जो नोट्स मिलते हैं मुश्किल से 50 पेज के होते हैं। वो सारी तो होता है जिसको आप कहते हो कि सर ये प्राइस, वो बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती है, सारी यही है। ठीक, और पॉइंट आप देख सकते हो ये रहा। छोटी बात को बड़ा कहकर कहना, बड़ी बात को बहुत छोटा बनाकर कहना, शब्दों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से सेट कर लेना, तो यही होता है आपका सार। पेपर में आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक, विचारों और भाषा में अभिव्यक्तित करने की अनंत संभावनाएं होती हैं, पहला पॉइंट। कई बार हम छोटी से छोटी बात का वर्णन बहुत विस्तार से करते हैं, दूसरा पॉइंट। तो कई बार हम बहुत छोटी बात का, विस्तृत बात को एकदम थोड़े शब्दों में व्यक्त कर लेते हैं, तीसरा पॉइंट। जिस प्रकार छोटी सी बात को विस्तार देना एक कला है, उसी प्रकार विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना भी एक कला है। विचार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना ही सार लेखन कहलाता है। ये है सार लेखन। जब आप किसी बहुत बड़ी बात को छोटी सी बात बना दोगे, वो सार लेखन कहलाएगा। पूरी की पूरी डेफिनेशन यहाँ छिपी हुई है। थोड़ी अटपटी तुम्हें लग रही होगी, अटपटी, लेकिन आप 2 बार इसे पढ़ना, बहुत मजा आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, लंबे चौड़े किसी इंसान को छोटे से बॉक्स में बंद कर देना, ऐसे मान लो। चलिए, सार लेखन। सार लेखन क्या है? अभी आपने पढ़ी थी परिभाषा, लेकिन मैं चाहता हूँ 10 नंबर या 20 नंबर में आ जाए। परिभाषा से काम नहीं चलेगा, और भी बताना पड़ेगा। कम से कम शब्दों को दूसरे गत्ते में समेटने की कला सार लेखन कहलाता है। छोटी डेफिनेशन मिल गई, मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया, छोटी सी परिभाषा मिल गई। कम से कम शब्दों में दूसरे के गत्ते को समेटने की कला सार लेखन कहलाती है। ठीक है, चलिए कलर करते हैं चेंज। सार लेखन के लिए भाषा की समझ, अभिव्यक्ति की क्षमता दोनों आवश्यक है। भाई तुम्हें किसी बड़ी चीज को छोटा करना है, तुम्हें वो आनी भी तो चाहिए। पेपर में तुमने पढ़ा ही नहीं, चाहे क्वेश्चन 500 वर्ड का आ जाए, चाहे 50 वर्ड का, तुम तो लिख ही नहीं पाओगे। पहले से क्या करना है? पहले उसे समझना पड़ेगा, फिर उसकी अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी, आवश्यक है। इसमें अभिव्यक्ति में निखार आ जाता है। विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ने, उसे समझने और विचारों को केंद्रित करने का अभ्यास भी होता है। चलिए, संक्षिप्तता मतलब होता है, संक्षिप्त नोट लीजिए, शॉर्ट। संक्षिप्तता आज के जीवन की आवश्यकता है। अनावश्यक शब्द भंडार को त्याग कर किसी विषय की मुख्य बिंदुओं पर सार स्वरूप दूसरों के समय को बचाना कहा जा सकता है। इस कला में निपुणता, अभ्यास और सूझबूझ प्राप्त होती है। अब तुम देख लो, जो नोट्स तुम्हें मिलते हैं ना, वो प्रैक्टिस से, समझ से, और हम स्किलफुल है, हमने आज तक काफ़ी नोट्स बनाए हैं, उसके आधार पर हमें ये जो विद्या है या ये टेक्निक हमें मिली है। हम कोई ऐसे नहीं है जादू मार दिया नोट्स बन गए। माइंड लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये वही बात कह रहा है, इस कला में निपुणता मीन्स स्किलफुल होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सूझबूझ आपको आनी चाहिए, जब जाकर ये कला आपको मिलती है। पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, अध्यापक, ये जो आपका ये वाला कॉलम आया ना, यही है अध्यापक, टीचर, व्यापारी, सभी के लिए इस कला में कौशल प्राप्त करना लाभकारी है। तो ये वाला प्रोसेस है, जभी ये चीजें हम निचोड़ के रूप में आपको देते हैं। क्लियर है? सार लेखन क्या है ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, वही बढ़िया आपको बता, बढ़िया मास्टर वही होता है भाई, जो पूरी 10 किताब पढ़ाने की जगह एक छोटी सी कहानी में ही पूरा निचोड़ आपको बता दे, वही है आपका। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, सार लेखन की विशेषताएं। अभी आपने क्या जाना, सार लेखन होता क्या है, फिर आपने जाकर सार लेखन के बारे में थोड़ा और उससे बड़े लेवल पर
अब आप जानोगे इसकी क्वालिटी, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इन चीज़ों की। ठीक, चलिए, सार लेखन में अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। अब ये नहीं है कि हमने आपके लिए, अब इग्नू वाला कोई ले लो एग्जाम्पल, लास्ट है, हमने आपके लिए नोट्स तो बना दिए पर ये बता दिए कि हमारे अनुसार पृथ्वीराज चौहान कभी हारे ही नहीं। हम अपनी तरफ से अपनी नॉलेज ऐड नहीं करते, बुक के ही नॉलेज को ऐड करना पड़ेगा। 17 बार हरा है तो 17 बार ही हमें डालना पड़ेगा एज पर योर सिलेबस। सार लेखन में अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हम। यूँ नहीं है कि हमने उस कहानी को छोटा बना दिया तो हमारी मर्जी चलेगी, जो मर्जी लिख देंगे, नहीं। यदि आवश्यक जान पड़े तो मूल दिए गए विचारों को क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। जो आपके स्टेप्स दिए हैं उनका सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन स्टेप्स को ही उड़ा दें। चलिए, आप अपने सार को फिर से पढ़िए और अनावश्यक अंश को काट दीजिए। वाक्य में संकोचन मतलब हमें लग रहा है कि आपके नोट 100 पेजों के बनने, तो हम उसे दोबारा पढ़ते हैं, उसे और छोटा करते हैं, 25, 50, 30। हमारी कोशिश ये रहती है कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचे। ठीक, तो उनके स्थान पर संक्षिप्त शब्द का प्रयोग कीजिए और संख्या सीमा में आ जाए। ये ध्यान रखना चाहिए कि सार सामान्यतः मूल के 1/3 से अधिक लंबा ना हो। मतलब आपके 40 पेज हैं या आपके 30 पेज हैं, तो आपको पता है, लाइक आपके मान के चलो 30 पेज हैं, तो ये कह रहा है 1/3 आपसे कह रहा है, तो आपका 30 पेज का मैटर हमें 1 पेज में लाना पड़ेगा। 1/3 ये कह रहा है, देखो बोल भी रहा है, यानी ये आवश्यक नहीं है कि सार 1/3 गिना जाए। ये रूल नहीं है कि 1 में ही लाना पड़े, 2 ले लो, 2.5 ले लो, 1.5 ले लो। ये आवश्यक नहीं है कि मूल सार का एक शब्द गिना जाए। एक पंक्ति में कुछ शब्द संपूर्ण पंक्तियों का अंदाजा लगाया जाए। ठीक, 4-5 शब्दों की घटा बड़ी सदैव अपेक्षित होती है। थोड़े बहुत वर्ड हम काट सकते हैं, ये नहीं कि पूरा के पूरे यूनिटी हमने उड़ा दी। तो ये था सार लेखन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये क्लास पसंद आई होगी, और इसी तरीके से एक मैराथन हम यहाँ पर और डालेंगे, और मैं पूरा भरोसा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप इसे 2-3 बार भी देख लेंगे, आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से करके आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।